अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें। राधिका सिंह के कमरे में प्रवेश करते हुए आदित्य शर्मा ने पहले कमरे के लेआउट को देखा। पूरा कमरा हल्के नीले रंग का था, जिसमें गुलाबी रंग सहायक के रूप में था। ये ताज़ा हवा से भरा हुआ था, फिर भी इसमें लड़कियों की भावनाएं थी जो राधिका सिंह के चरित्र के अनुरूप थी। कमरे की चीजों को देखते हुए किताबों की अलमारी, सुलेख और चित्र और हरा बांस, सभी में एक मजबूत विद्वता की गंध थी। आदित्य शर्मा दीवार पर सुलेख और चित्रों के पास गया और उन्हें करीब से देखा। मेरे प्यारे जांग डाकियान के चित्र और ल्यू गोंडवान के शब्द सभी अमूल्य हैं। दूसरी बहन के रूप में मैं अपने कमरे में नकली चीज नहीं लटकाऊंगी। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसा कि अपेक्षित था। वह एक साहित्यकार है, मैं इसकी सराहना नहीं कर सकता। अंदर की ओर बढ़ते हुए बिस्तर के बाएं और एक वांगवाली से बना डेस्क था। डेस्क पर 4 साहित्यिक खजाने थे। इस युग में डेस्क पर 4 साहित्यिक खजाने देखना वाकई मुश्किल है। 4 साहित्यिक खजानों के अलावा केंद्र में एक लैपटॉप भी था। आदित्य शर्मा पास गया और पाया कि लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर एक दस्तावेज प्रदर्शित था। आदित्य शर्मा ने लैपटॉप पर कुछ बार स्क्रॉल किया और दस्तावेज में एक पाठ भरा। आदित्य शर्मा ने ध्यान से देखा और यह राधिका सिंह द्वारा लिखी गई एक पटकथा थी। मुझे मिल गया। आदित्य शर्मा का कमरे में प्रवेश करने का उद्देश्य राधिका सिंह द्वारा लिखी गई पटकथा को ढूंढना था। वह देखना चाहता था कि राधिका सिंह का विषय क्या है। विषय जानने के बाद आदित्य शर्मा उसकी मदद कर सकता था। नजदीक से देखने पर राधिका सिंह द्वारा लिखी गई पटकथा एक केस को सुलझाने पर आधारित थी। तर्क बहुत सावधानीपूर्वक था और लेखन कौशल भी बहुत मजबूत थे। कुल मिलाकर यह एक अच्छी पटकथा थी, लेकिन इसमें केवल एक कमी थी। वह थी खून की गंध बहुत तेज होना। अगर यह एक सामान्य शो होता तो ठीक था, लेकिन अगर इसे वसंत उत्सव में दिखाने के लिए चुना गया तो ये काम नहीं करता। वसंत उत्सव की फिल्मों का माहौल अभी भी खुशी से भरा होना चाहिए। वसंत उत्सव के दौरान सिनेमाघरों में जाने वाले ज्यादातर लोग परिवार होते हैं। खुशी और परिवार के पुनर्मिलन के दिन कौन ऐसी खूनी फिल्म देखने जाएगा। राधिका सिंह ने भी इस बात को नोटिस किया था, इसलिए पटकथा पूरी नहीं हुई थी। लैपटॉप की पॉपअप विंडो में हास्य फिल्म का पेज भी था। हालांकि राधिका सिंह को कोई प्रेरणा नहीं मिली थी। आदित्य शर्मा ने लैपटॉप पर पटकथा को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई और उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। अगर तुम्हें हास्य चाहिए, फिर भी यह एक केस को सुलझाने वाली फिल्म हो। मिल गया। आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी और उसे एक दिशा मिल गई। ठीक है, लक्ष्य हासिल हुआ, वापस चलो। आदित्य शर्मा राधिका सिंह के कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। वह राधिका सिंह को आश्चर्य देना चाहता था। अगर वह राधिका सिंह द्वारा पकड़ा गया तो कोई आश्चर्य नहीं रहता। 2 तेज कदम उठाकर दरवाजे तक आदित्य शर्मा ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं था और एक झटके में राधिका सिंह के कमरे से बाहर निकल गया। फिर अपने कमरे की ओर चला गया। इस समय राधिका सिंह पहले ही चली गई थी। आदित्य शर्मा ने कमरे में प्रवेश करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नोटबुक निकाली, दस्तावेज खोला और पटकथा लिखना शुरू कर दिया। पटकथा का शीर्षक टैंक डिटेक्टिव। लिविंग रूम में राधिका सिंह, तान्या शर्मा और संजना रॉय सोफे पर बैठे थे। आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रही थी। कोई नहीं बोल रहा था और माहौल थोड़ा अजीब था। तान्या शर्मा और संजना रॉय की अजीब नजरों को देखकर राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने आप से कहा, ये दोनों लड़कियां वाकई बचकानी हैं। दूसरी बहन, तुम अभी साहिल के साथ क्या कर रही थी? तान्या शर्मा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। राधिका सिंह ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, मेरी आंखें थोड़ी थक गई थी, इसलिए मैंने साहिल से मालिश करवाने को कहा। आंखें थक गई? तान्या शर्मा ने चिंतित होकर पूछा। अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? क्या तुम्हें कुछ आई ड्रॉप्स चाहिए? मैं ले आती हूँ। हालांकि तान्या शर्मा को राधिका सिंह के अभी साहिल को बुलाने के व्यवहार से थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन जब उसने सुना कि राधिका सिंह की आंखें थक गई थी तो उसने तुरंत अपनी नाराजगी को त्याग दिया और उसकी जगह चिंता ने ले ली। आखिरकार राधिका सिंह उसकी अपनी बहन थी और बहन का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण था। राधिका सिंह ने आराम से मुस्कुराया। ठीक है, साहिल ने मुझे थोड़ी देर मालिश दी, अब बहुत बेहतर है। संजना रॉय ने बगल से कहा। दूसरी चचेरी बहन, अपनी आंखों को इतना थकाना ठीक नहीं है, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। क्या पता अब कोई अच्छा इलाज हो। आयशा सही कह रही है। दूसरी बहन, अपॉइंटमेंट लो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तान्या शर्मा ने कहा। हाँ, मैंने इन पिछले 2 दिनों में अपनी आंखों का बहुत उपयोग किया है। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राधिका सिंह ने मुस्कुराकर कहा। इसके अलावा साहिल की मालिश बहुत अच्छी है।
मैं बस उसे भविष्य में और मालिश देने को कहूंगी। तुम नाराज तो नहीं होगी? राधिका सिंह ने दोनों की ओर आंख मारी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका सिंह और संजना रॉय ने एक साथ अजीब तरह से मुस्कुराया। यह अच्छा है। राधिका सिंह ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। प्रिया प्रिया, मिस चचेरी बहन, खाना तैयार है। आंटी शांति पास आए। राधिका सिंह ने आंटी शांति को देखा। कड़ी मेहनत आंटी शांति। कोई बात नहीं, अनन्या और खुशी दोपहर को नहीं आएंगी। मैं पहले मास्टर और मैडम को बुलाती हूँ। पहले तुम लोग खाना खाओ। आंटी शांति ने मुस्कुराकर कहा। आंटी शांति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बुलाती हूँ। ये कहकर राधिका सिंह खड़ी हो गई। इस समय राधिका सिंह ने देखा कि तान्या शर्मा और संजना रॉय का चेहरा थोड़ा गलत था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों ना तुम दोनों जाओ और बुलाओ। तान्या शर्मा और संजना रॉय ने एक दूसरे को देखा। दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की चमक से पता था कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। छोड़ो, मैं जाती हूँ। राधिका सिंह ने असहायता से सिर हिलाया। तुम लोग पहले खाना खाओ। ये कहकर राधिका सिंह ऊपर की ओर चली गई। तान्या शर्मा और संजना रॉय ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ सिर घुमाया और रेस्तरां की ओर चले गए। राधिका सिंह पहले दूसरी मंजिल पर गई, अंजलि मेहता को बुलाया और फिर तीसरी मंजिल पर आदित्य शर्मा को बुलाने गई। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर राधिका सिंह को अभी की घटना याद आई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पता नहीं उसने इसे कैसे हल किया। क्या उसने उस तरह से किया होगा? ये सोचकर राधिका सिंह के चेहरे का लालपन और गहरा हो गया। बैंग बैंग, राधिका सिंह ने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। साहिल, खाने का समय हो गया। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद कोई जवाब नहीं आया। राधिका सिंह ने अपनी भें उठाई, अपनी जेड हथेली उठाई और दरवाजा खोला। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं था। अजीब, वह अभी तक वापस नहीं आया। वह कहाँ गया? जब राधिका सिंह सोच में थी, बाथरूम में कुछ हलचल हुई। वह वहां गई और उसी समय आदित्य शर्मा से टकरा गई। इस समय आदित्य शर्मा शॉर्ट्स पहने हुए था और एक तौलिया से अपने शॉर्ट्स पर पानी के निशान पोंछ रहा था। हाँ, राधिका सिंह ने चीख कर कहा और जल्दी से मुड़कर अपना चेहरा ढक लिया। आदित्य शर्मा भी चौंक गया। दूसरी बहन, तुम यहाँ क्यों हो? राधिका सिंह ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। वह साहिल, मैंने कुछ नहीं देखा। ज्यादा मत सोचो। तुमने क्या देखा? आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने नीचे देखा। अपने शॉर्ट्स के बीच में पानी के निशान देखे और तुरंत घबरा गया। दूसरी बहन, यह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहन समझती है, तुम इसे संभाल लो। मैं जा रही हूँ। ये कहकर राधिका सिंह ने अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। दूसरी बहन आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह की जल्दबाजी में भागती हुई पीठ को देखा और उसकी नज़र डेस्क पर गिरे हुए चाय के प्याले पर पड़ी। मेरी जिंदगी, यह खत्म हो गया। इस बार मैं पीली नदी में कूदकर भी इसे धो नहीं सकता। कृपया इसे क्या कहते हैं? ठीक है, मुझे चाय क्यों पीनी चाहिए? आदित्य शर्मा चाय की मेज पर बैठा, परेशानी में अपना सिर कुचला रहा था। जब आदित्य शर्मा पहले पटकथा लिख रहा था, वह शायद बहुत तल्लीन हो गया था। जब वह चाय का प्याला पकड़ रहा था तो वह थोड़ा भटक गया और चाय के प्याले को छू लिया। चाय उसकी पैंट पर टपक गई और बीच में एक बड़ा क्षेत्र गीला हो गया। आदित्य शर्मा जल्दी से खड़ा हुआ और बाथरूम में साफ करने गया। कितना संयोग था कि राधिका सिंह इस समय अंदर आए। अभी की घटना के बारे में सोचकर आदित्य शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि राधिका सिंह ने निश्चित रूप से गलत समझा होगा और सोचा होगा कि वह वहां था। हाय, एक अच्छे भाई की छवि ढहने वाली है। आदित्य शर्मा ने कड़वी मुस्कान दी। नहीं, मुझे अपनी छवि को बहाल करना होगा। अपनी आंखें सिकुड़कर आदित्य शर्मा ने अपनी नज़र नोटबुक में पटकथा पर डाली। ये तुम पर निर्भर है। चलो। अब आदित्य शर्मा को नीचे खाने के लिए जाने में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और राधिका सिंह को फिर से देखना, वह निश्चित रूप से शर्मिंदा हो जाता। जब वह पटकथा लिखना पूरा कर लेगा तब वह राधिका सिंह को ढूंढकर समझाएगा। हाय, क्या मैं वाकई उससे टकरा गई? साहिल को निश्चित रूप से शर्मिंदगी हो रही होगी। यह मेरी गलती भी है। मैं इतनी घबरा गई थी। अगर मैं थोड़ा शांत रहती और उससे बात करती तो शायद ठीक होता। एक बड़े लड़के के लिए उस तरह का व्यवहार सामान्य है। राधिका सिंह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर लालपन था और उसके दिल में बार बार पछतावा हो रहा था। अब समझाने में बहुत देर हो चुकी है। छोड़ो, जब वह बेहतर हो जाएगा तब मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। हाय, मुझे आशा है कि वह कोई छाया नहीं छोड़ेगा। मुझे याद है कि एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर कोई लड़का इस तरह की चीज करता है और उसे पकड़ लिया जाता है तो ये छाया छोड़ सकता है। हम कुछ समय निकालकर मुझे निश्चित रूप से साहिल से इस बारे में बात करनी होगी। उसे बोझ नहीं लेने देना है। बुधा बुधाते हुए राधिका सिंह रेस्तरां में वापस चली गई।
इस समय अंजलि मेहता पहले से ही रेस्तरां में बैठी थी। जब उसने राधिका सिंह को अकेले वापस आते देखा तो उसने संदेहपूर्वक पूछा, प्रिया तुम अकेली क्यों हो? साहिल कहाँ है? ओ साहिल को कुछ काम है, वह थोड़ी देर में नीचे आएगा। राधिका सिंह ने अजीब तरह से मुस्कुराया। माँ पहले हम खाना खा लें। राधिका सिंह को भी डर था कि आदित्य शर्मा को अब नीचे आने में शर्मिंदगी होगी, इसलिए उसने सोचा कि पहले खाना खा लें और पहले चले जाएं। काम हो तो भी पहले खाना खाना चाहिए। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया। मैं उसे बुलाती हूँ। माँ तुम ठीक नहीं हो, मत हिलो, साहिल थोड़ी देर में नीचे आएगा। राधिका सिंह अंजलि मेहता के पास गई और उसे सांत्वना दी। तान्या शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ मत लो, मैं जाती हूँ। नहीं मुझे जाना चाहिए। संजना रॉय ने मुस्कुराकर खड़े होकर कहा, मैं सबसे छोटी हूँ, इस तरह का शारीरिक काम मुझे करना चाहिए। चौथी चचेरी बहन तुम अपनी माँ के साथ खाना खाओ। तुम मेहमान हो, जब तुम दरवाजे में प्रवेश करती हो मैं तुम्हें कैसे हिलने दे सकती हूँ? मुझे जाने दो। तान्या शर्मा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें शत्रुता से भरी थी। संजना रॉय भी पीछे नहीं हटी। चौथी चचेरी बहन तुम अभी भी मुझे बाहरी व्यक्ति मानती हो तो मुझे जाने दो। मैं जाती हूँ। नहीं मैं जाती हूँ। अंजलि मेहता ने दोनों के बीच की तकरार को हैरानी से देखा। प्रिया इनके साथ क्या हुआ? यह अचानक इतनी विनम्र क्यों हो गई? राधिका सिंह ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, सोचते हुए, माँ तुम कैसे बता सकती हो कि वे विनम्र हो रही हैं? तुम दोनों बहस बंद करो। राधिका सिंह ने धीरे से डांटा। मेरे लिए बैठो और अच्छे से खाना खाओ, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। राधिका सिंह की डांट सुनकर राधिका सिंह और संजना रॉय दोनों चौंक गई। कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रही, फिर चुपचाप बैठ गई। उनकी आंखों में थोड़ा डर था। वे दोनों राधिका सिंह के स्वभाव को समझाने चली गई थी। राधिका सिंह आमतौर पर गुस्सा नहीं करती, अगर वह गुस्सा हो जाती है तो ये भूस्खलन की तरह होता है जो नैना गुप्ता से भी अधिक भयानक है। राधिका सिंह ने दोनों को घूरा, फिर मुड़कर अंजलि मेहता की ओर मुस्कुराए। माँ पहले हम खाना खा लें। साहिल ने अभी कहा था उसे परेशान मत करो, वह थोड़ी देर में नीचे आएगा। अंजलि मेहता ने राधिका सिंह को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी अजीब चमक थी और कुछ सेकंड बाद वह मुस्कुराए। चूंकि साहिल को कुछ काम है तो पहले हम खाना खा लें। आओ आओ खाना खाओ। अंजलि मेहता ने सभी को खाने के लिए बुलाया। तान्या शर्मा और संजना रॉय ने अब और हंगामा नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को घूरा और सिर झुकाकर खाना खाने लगी। ये भोजन शर्मनाक और तेज था, कुल मिलाकर केवल 20 मिनट का। माँ मैंने खा लिया और कंपनी में कुछ काम है, मैं पहले कंपनी जाती हूँ। राधिका सिंह खड़ी हुई और अंजलि मेहता को अलविदा कहा, फिर अपने कमरे में कपड़े बदलने गई और जाने की तैयारी की। तान्या शर्मा को भी दोपहर में कुछ काम था और उसे कंपनी में निपटाने की जरूरत थी, लेकिन वह संजना रॉय को लेकर थोड़ी चिंतित थी। आयशा तुम दोपहर को क्या कर रही हो? संजना रॉय जानती थी कि तान्या शर्मा का मतलब क्या है, इसलिए उसने तान्या शर्मा के कान में फुसफुसाया, चौथी चचेरी बहन तुम्हें मुझे पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगी। मेरे पास दोपहर को कुछ काम है, जब मैं वापस आऊंगी तब हम यहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, काफी रोचक। तान्या शर्मा ने अपनी भौहें उठाई। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो सकता है। दोनों ने समझौता करने के बाद अंजलि मेहता को अलविदा कहा और मुड़कर चले गए। तीनों के जाने के बाद अंजलि मेहता ने आह भरी, हाय मैं फिर से अकेली रह गई। दिन बीतते बीतते मैं वाकई थक गई हूँ। शांति मेरे लिए एक कप चाय डालो, मैं लिविंग रूम में थोड़ी देर बैठूंगी। ठीक है। अंजलि मेहता लिविंग रूम में चाय पीने और टीवी शो देखने चली गई। लगभग 2 घंटे बाद आदित्य शर्मा नीचे आया। गॉड अंदर तुम आराम कर रही हो। साहिल तुम्हें नीचे आने में इतना समय क्यों लगा? खाना ठंडा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, शांति को इसे गर्म करने दे। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को कोमल चेहरा दिखाते हुए देखा। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, बाद में रात का खाना खाएंगे। गॉडमर दूसरी बहन क्या कर रही है? मैं अभी उसके कमरे में उसे ढूंढने गया था और पाया कि वह वहां नहीं थी। प्रिया कंपनी चली गई है, तुम्हें उससे कुछ काम है? अंजलि मेहता ने पूछा। कंपनी चली गई। आदित्य शर्मा ने भौं सिकोड़ ली। मैं उसकी कंपनी में उसे ढूंढने जाता हूँ। साहिल एक सेकंड रुको। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को रोका। आओ और बैठो, गॉडमर को तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। अंजलि मेहता के पास गया और बैठ गया। गॉडमर क्या बात है? हाँ और क्या हो सकता है? अंजलि मेहता ने आंख मारी। 2 दिन हो गए, कोई प्रगति हो तो गॉडमर को बताओ। क्या प्रगति? आदित्य शर्मा हैरान था। बदमाश लड़के, तुम अभी भी गॉडमर से छिपा रहे हो। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया। मैं महसूस कर सकती हूँ। प्रिया और आयशा सभी कुछ गलत हैं। इसका तुमसे जरूर कुछ लेना देना है। तुम जल्दी से खिड़की का कागज फाड़ दो।
गॉडमर ने तुम्हारे लिए काम किया है और फिर जब तुम्हारा बच्चा होगा तो गॉडमर की जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है कि मैं तुम्हारे माता पिता को भी समझा सकती हूँ। जब आदित्य शर्मा ने ये सुना तो उनकी आंखें अचानक तांबे की घंटियों की तरह चमक उठी। तुम क्या करते हो? तुम्हें बच्चा कैसे हो सकता है? गॉड अंदर तुम कितनी अधीर हो। अध्याय 39 जब तुम्हें कोई स्टार मिले तो उसे एक एंटी सिग्नेचर 2 PS। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। फूल मूल्यांकन जारी रहे, अपडेट्स जारी रहे। धन्यवाद साहिल। गॉडमर ने इतना कुछ कहा लेकिन तुम कोई बयान दे रहे हो। लिविंग रूम के सोफे पर अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा के साथ गंभीरता से बात की लेकिन साहिल बस सहमति में सिर हिलाता या मना करता रहा। ये सुनकर कि अंजलि मेहता ने उसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा, साहिल रोने की हालत में आ गया। मैं भी जल्द से जल्द शादी करके अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? अभी तो केवल 2 दिन हुए हैं। तुमने मुझे बच्चा पैदा करने की बात कर दी। ये तो गोभी खरीदने जैसा नहीं है। तुम इसे सुपरमार्केट से खरीद कर ला सकते हो। ठीक है, मैं पहले इसे संभाल लेता हूँ, वरना मैं वाकई में निकल नहीं पाऊंगा। गॉडमंदर, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और मेहनत करूंगा, साहिल ने आश्वासन दिया। ये बात है, अंजलि मेहता ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। तुमने पहले ही यह कह दिया होता तो क्या तुम्हारी गॉडमंदर को इतनी चिंता होती? साहिल, तुम कहाँ से शुरू करने की योजना बना रहे हो? इस मामले को कब तक निपटा लिया जाएगा? कल परसों या उसके अगले दिन? तुम कोई निश्चित तारीख बता दो और गॉडमर जल्दी व्यवस्था कर लेगी। साहिल ने परेशानी में अपना माथा थपथपाया। गॉडमदर, मैंने कहा कि जल्दी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। तो कल परसों तुम मुझे थोड़ा और समय दो ताकि मेरी भावनाएं पक सके। क्या हमने ये तय नहीं किया था? मुझे अपनी बहनों को मनाना होगा। अंजलि मेहता ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए। मुझे लगता है कि रिया और आयशा में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। क्या ये काफी नहीं है? इंटरेस्ट होने से ही शादी हो जाएगी? साहिल ने कड़वी हंसी के साथ कहा, यह इतना खिलवाड़ वाला नहीं हो सकता। गॉड अंदर, मेरी बात सुनो। ठीक है, जैसे ही मेरी कोई प्रगति होगी मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। अब मैं दूसरी बहन के पास अपनी भावनाएं बढ़ाने जा रहा हूं। तुम मुझे रोक रही हो और इससे चीजें देर हो जाएंगी। जल्दी से निकलने के लिए साहिल केवल इस तरीके से अंजलि मेहता को शांत कर सकता था। सच में, अंजलि मेहता ने खुशी से कहा, मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम्हें प्रिया में दिलचस्पी है। हाँ, प्रिया 4 बहनों में सबसे आकर्षक है और वह तुम्हारे छोटे लड़के की पसंदीदा रॉयल सिस्टर टाइप भी है। हाँ, गॉडमदर, तुम्हारा विश्लेषण वाकई में गहरा है। तो गॉडमदर, जल्दी करो वरना दूसरी बहन को कोई और ले जाएगा। हम मेरे रहते कौन ले सकता है? अंजलि मेहता ने दबंग तरीके से कहा। साहिल, चिंता मत करो, अगर तुम नहीं बोलते तो घर की 4 बहनों में से कोई भी हिल नहीं सकती। और ठीक है गॉडमदर, धन्यवाद तुम्हारा। साहिल ने अजीब तरह से मुस्कुराया। ठीक है गॉडमर, तुम्हें रोक नहीं रही अगर तुम्हारे पास कोई गंभीर काम है। अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल, भविष्य में तुम्हें प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। काम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अपनी बहन को जीतना समझे। ठीक है, ये पहली बार है जब मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जिनका ये दर्शन है। ठीक है, मैं समझ गया, साहिल ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया। हाँ, तो तुम जाओ। वैसे तुम्हारी दूसरी बहन की कंपनी मुख्यालय में नहीं है बल्कि मरीन ड्राइव नंबर 35 पर है। गलत जगह मत ढूंढ लेना। साथ ही तुम गराज में जाकर कोई कार चुन लो और ड्राइव करो। बाद में मैं और तुम्हारी बड़ी बहन से कहूंगी कि वह तुम्हारे लिए लग्जरी मोटर्स शोरूम से एक लैम्बोर्गिनी खरीद ले। ये कहते हुए अंजलि मेहता ने गराज की चाबी निकाली और साहिल को दे दी। ठीक है गॉड, तो मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से आराम करो। साहिल ने गराज की चाबी ली, मुड़ा और बाहर भागा। अरे, मैंने अभी बात पूरी नहीं की। तुम्हारी दूसरी बहन की कंपनी वाकई में जल्दी में है। अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अगर उसे नहीं मिला तो वह फोन करेगा। साहिल ने कपूर मैंशन छोड़ा और बगीचे के पीछे आया जहां गराज था। चाबी से गराज खोलते ही साहिल हैरान रह गया। अच्छा खासा ये गराज करीब 500 वर्ग मीटर का है और इसमें 20 से ज्यादा लग्जरी कारें खड़ी हैं। सबसे सस्ती कार की कीमत 10 लाख से शुरू होती है और सबसे अच्छी की कीमत करोड़ों में है। फेरार, लैम्बोर्गिनी, मर्सर, रोल्स रॉयस सब कुछ है। साहिल की आंखें चकरा गई। इन कारों की कीमत मिलाकर सैकड़ों करोड़ होगी। TSTS वाकई में अमीर। साहिल ने भरी और वाहन चुनना शुरू किया। अंत में उसने एक अपेक्षाकृत साधारण पोशाक कैन चुनी। क्यों साधारण? क्योंकि यह कार 20 से ज्यादा कारों में सबसे सस्ती थी। कार की चाबी कार के बगल में शेल्फ पर थी। साहिल ने कार की चाबी उठाई, दरवाजा खोला, कार स्टार्ट की और जल्दी से गराज से बाहर निकल गया। नेविगेशन सेट करके साहिल तेजी से दौड़ा और आधे घंटे बाद कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी पहुंच गया।
हालांकि यह कंपनी कपूर एंटरप्राइज टावर जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी और बाहरी हिस्सा शानदार और बहुत स्टाइलिश था। साहिल ने केन को कंपनी के गेट कार्ड तक ड्राइव किया। गेट कार्ड पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। पहले तो साहिल अपनी पहचान बताकर उसे अंदर जाने की इजाज़त देने वाला था, लेकिन उसने खिड़की नीचे करने से पहले ही गेट कार्ड खुल गया और सिक्योरिटी गार्ड ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। हम ये क्या हो रहा है? क्या एंटरटेनमेंट कंपनियों में इतनी आसानी से आने जाने की इजाज़त है? खैर उसकी बात छोड़ो, ठीक है। साहिल ने सिक्योरिटी गार्ड को नज़रअंदाज किया और अंदर ड्राइव कर गया। साहिल के जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़बड़ाया, ये कपूर एंटरप्राइजेज की प्रेसिडेंट कपूर की कार है। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट कपूर परी जैसी दिखती है। अरे क्या अफसोस मैं उसे देख नहीं सका। कार को पार्किंग लॉट में ले जाकर साहिल एक पल के लिए रुका। बुरा हुआ, मैं गौडमंदिर से पूछना भूल गया कि दूसरी बहन का ऑफिस कहाँ है। अरे मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब तो फ़ोन करना ही पड़ेगा। साहिल ने अपना मोबाइल निकाला और राधिका सिंह को फ़ोन किया, लेकिन कई कॉल करने के बाद भी वह व्यस्त थी। दूसरी बहन क्या व्यस्त है? ठीक है, रिसेप्शन पर जाकर पूछता हूँ। फ़ोन रखकर साहिल कार से उतरा। तभी साहिल को हाई हील्स की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक लंबी महिला जो बड़े सनग्लासेस और पीक कैप पहने थी, कमर मटकाते हुए आ रही थी फ़ोन पर बात करते हुए। साहिल ने उस दिशा की ओर देखा जहां से वह महिला आई थी। वह स्टाफ पैसेज से थी, इसलिए वह उसके पास गया, राधिका सिंह के बारे में पूछने के लिए। डार्लिंग चिंता मत करो, ये स्क्रिप्ट के बारे में है ना। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। हाँ, आज की पार्टी में कई बड़े नाम हैं। ठीक है, मैं उनके शेड्यूल के बारे में भी पूछूंगी। हंसी, मैं कैसे दीवार फाकर बाहर जा सकती हूँ? मेरे दिल में तुम हो। हाँ, तुम ही वह थे जिसने मुझसे पहले लिली की बात की थी। उद्धारण चिन्ह एक्सक्यूज मी। आप? साहिल उस महिला के पास गया और विनम्रता से पूछा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस महिला ने हाथ हिलाया, कागज पेन। हम? साहिल हैरान रह गया, मैं तो रास्ता पूछ रहा था, कागज और पेन की क्या जरूरत? लेकिन फिर सोचा शायद उसे फ़ोन पर बात करने में असुविधा हो रही है। साहिल ने अपनी जैकेट की जेब से एक पेन निकाला, फिर जेब पे टोली कागज नहीं था। सॉरी, मेरे पास कागज नहीं है। महिला रुकी हाथ और साहिल ने अपना हाथ बढ़ाया। महिला ने पेन लिया और साहिल के हाथ पर 3 बड़े अक्षर लिखे। फिर उसने पेन साहिल को वापस कर दिया। साहिल एक पल के लिए हैरान रह गया। मैं तो सचमुच पूछना चाहता था, क्या हुआ? उसने क्या लिखा? जब उसने अपनी हथेली खोली तो उस पर जंगली घास के 3 बड़े शब्द थे, काव्य शर्मा हस्ताक्षर। चलो, यह क्या बकवास है? तुम बीमार हो? साहिल ने ठंडे चेहरे के साथ अपने पेन का नाम मिटा दिया। हम? काव्य शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने साहिल की ओर देखा। जब उसने देखा कि साहिल ने उसका हस्ताक्षर मिटा दिया तो वह स्तब्ध रह गई। यह क्या स्थिति है? उसने मेरा हस्ताक्षर भी मिटा दिया। क्या उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? रुको, ये कौन है? वह इन पार्किंग लॉट में क्यों है? अरे मेरे लिए रुको, तुम कौन हो? दया चोपड़ा तेजी से आगे बढ़ी और साहिल को पकड़ लिया, जिसने उसे तिरछी नज़र से देखा। हाथ? हम? दया चोपड़ा एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया। साहिल ने पेन लिया और 2 बड़े अक्षर लिखे, फिर मुड़कर चला गया। दया चोपड़ा ने अपनी हथेली को हिलाया। आदित्य शर्मा, क्या कोई गलती है? मैं इतनी बड़ी स्टार हूं और मुझे उल्टा हस्ताक्षर मिला। ये लड़का कौन है? अरे मेरे लिए रुको। अध्याय 40। वह मेरा भाई है। फूलों के लिए मूल्यांकन के लिए पीएस फिर से अपडेट हो गया। फूल समीक्षा मासिक पास और पुरस्कार अभी भी उपलब्ध हैं। आप सभी का धन्यवाद। काव्य शर्मा एक लोकप्रिय फर्स्ट लाइन स्टार ईस्टर्न ओपेरा परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट से स्नातक कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी के तहत एक कलाकार व राधिका सिंह की उसी क्लास की सहपाठी और राधिका सिंह की सबसे अच्छी दोस्त है। अभी काव्य शर्मा राधिका सिंह के साथ फ़ोन पर थी और दोनों मूवी स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि इस समय आदित्य शर्मा वहां आ जाएगा। पहले तो काव्य शर्मा ने सोचा कि साहिल उसका प्रशंसक है, इसलिए वह ऑटोग्राफ मांगने आया है, तो उसने बिना सोचे साहिल के लिए एक ऑटोग्राफ कर दिया। लेकिन उसे क्या उम्मीद थी कि साहिल ने वास्तव में उसका हस्ताक्षर मिटा दिया और उल्टा उसके लिए एक हस्ताक्षर कर दिया, जिससे काव्य शर्मा बहुत उदास हो गई। क्या मैं इतनी मशहूर नहीं हूँ? कोई भी मेरा हस्ताक्षर नहीं चाहता। सबसे गुस्सा करने वाली बात यह है कि उसने मेरे लिए एक हस्ताक्षर भी किया। आदित्य शर्मा, ठीक है, हम खेल नहीं रहे हैं। जब काव्य शर्मा को गुस्सा आया तो उसे किसी बड़े पार्टी में शामिल होने की परवाह नहीं थी और वह सीधे आदित्य शर्मा को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन वह अभी भी लड़खड़ा गई। जब वह लिफ्ट तक पहुंची, साहिल जा चुका था। यह मत सोच कि तुम भाग सकते हो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं ढूंढ सकती। दया चोपड़ा ने सोचा कि चूंकि साहिल कंपनी में पार्किंग करने में सक्षम था,
वह निश्चित रूप से कंपनी का कोई व्यक्ति होगा। राधिका सिंह से कंपनी की कर्मचारी सूची की जांच करवाओ और वह उसे ढूंढ लेगी। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी तो मैं तुमसे हिसाब करूंगी। दया चोपड़ा गुस्से में लिफ्ट में चढ़ गई। इस समय साहिल पहले ही कंपनी की पहली मंजिल के लॉबी में पहुंच चुका था। उसने इधर उधर देखा, फिर रिसेप्शन की ओर बढ़ा। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने साहिल को आते देखा। एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसकी आंखें चमक उठी। वाह, यह आदमी कौन है? इतना हैंडसम है। क्या ये कंपनी द्वारा हाल ही में साइन किया गया कोई कलाकार है? लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि कंपनी ने कोई नया कलाकार साइन किया है। कोई बात नहीं, पहले अपनी आंखों को तृप्त कर लो। इतना हैंडसम है। साहिल का आधार पहले से ही खराब नहीं था और इस दौरान उसे मिले उपहार पैकेज से मिला अपीयरेंस रिवॉर्ड। अब उसका लुक चरम पर था। उसका स्वभाव बहुत ही शालीन था और वह छोटे मोटे नए चेहरों को 100-10 गलियों पीछे छोड़ सकता था। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ राधिका सिंह का ऑफिस किस मंजिल पर है? रिसेप्शनिस्ट ने अपनी ठुड्डी पकड़ रखी थी और साहिल को एक मूर्ख की तरह घूर रही थी। उसने साहिल की बात बिल्कुल नहीं सुनी। साहिल ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ उठाया और टेबल पर थपथपाया। एक्सक्यूज मी, पूछो मत। मैं फ्री हूँ। क्या तुम मुझे बुलाना चाहते हो? पहले वीचैट जोड़ लो। मैं काम के बाद तुम्हें वीचैट करूंगी। वाह, इतना हैंडसम। रिसेप्शनिस्ट की बातों ने साहिल को हैरान कर दिया। ये सब क्या है? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कि राधिका सिंह का ऑफिस किस मंजिल पर है? क्या तुम्हें साफ सुनाई दे रहा है? अरे, साहिल ने अपनी आवाज तेज की और रिसेप्शनिस्ट के सामने हाथ हिलाया। रिसेप्शनिस्ट ने चीख मारी और तब जाकर उसे होश आया। तुम प्रेसिडेंट कपूर से मिलने आए हो? प्रेसिडेंट कपूर ऊपर हैं। ठीक है, धन्यवाद। साहिल ने सिर हिलाया, मुड़ा और लिफ्ट की ओर चल दिया। आपका स्वागत है। रिसेप्शनिस्ट अभी भी मंत्रमुग्ध थी, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और वह बाहर भागी। रुको, तुम प्रेसिडेंट कपूर से मिलने आए हो? क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम ऊपर नहीं जा सकते। रिसेप्शनिस्ट ने साहिल को रोका और घबराते हुए कहा, इतना खतरनाक था? मैंने लगभग अपनी नौकरी खो दी। अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। हालांकि वह वाकई में हैंडसम है। अपॉइंटमेंट लेना इतना झंझट वाला है। साहिल ने भे चढ़ाई। ठीक है, मैं अभी भी फोन करूंगा। साहिल ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल करने ही वाला था कि लिफ्ट का दरवाजा खुला और 31 की उम्र की एक आकर्षक महिला बाहर निकली। आकर्षक महिला साहिल को देखकर हैरान रह गई। कितना हैंडसम, शानदार पुरुष। अगर इसे सावधानी से तैयार किया जाए तो यह निश्चित रूप से एक चमकदार सुपरस्टार बन सकता है। हमारी कंपनी को अभी ऐसे हैंडसम और अच्छे दिखने वाले पुरुष कलाकारों की कमी है। ये सोचकर आकर्षक महिला के दिल में लहरें उठी। वह 2 कदम में साहिल के सामने आए और मुस्कुराते हुए बोली, महोदय, क्या आपके मन में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का कोई विचार है? साहिल एक पल के लिए हैरान रह गया और संदेह भरी नजरों से आकर्षक महिला को देखा। आकर्षक महिला को लगा कि वह कुछ जल्दबाजी कर रही थी और उसने जल्दी से अपना परिचय दिया। मैं कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी की मैनेजर हूँ। सोनाली पाठक महोदय, मुझे लगता है कि आपकी छवि और स्वभाव बहुत अच्छा है और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विकास के लिए बहुत उपयुक्त हैं। कृपया इस पर विचार करें और हमारी कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी में शामिल हो। मैं आपका पैकेजिंग करूंगी और गारंटी देती हूं कि आप तुरंत हिट हो जाएंगे। साहिल ने ये सुना तो उसके दिल में कड़वी हंसी आई। क्या मुझे कोई स्काउट मिल गया? ये वाकई में मजेदार है। हाँ, आपके प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है। माफ करें, साहिल ने विनम्रता से मना कर दिया। जब सोनाली पाठक ने साहिल का इनकार देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी अनिच्छा चमकी। रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर उसने धीमी आवाज में पूछा, वह यहाँ क्यों आया है? रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया, पता नहीं, बस प्रेसिडेंट कपूर से मिलने आया है। प्रेसिडेंट कपूर से मिलने? सोनाली पाठक ने भौहें उठाई। तुम उसे पहले स्थिर करो और उसे जाने मत दो। मैं प्रेसिडेंट कपूर के पास जाती हूँ। अगर वह चला गया तो तुम भी जा सकती हो। हाँ, मैं समझ गई। रिसेप्शनिस्ट डर गई और बार बार जवाब दिया। वह ये नौकरी नहीं खोना चाहती थी। सोनाली पाठक ने फिर से साहिल को देखा, मुस्कुराए और बोली, क्या आप प्रेसिडेंट कपूर से मिलने आए हैं? कृपया एक पल रुकें, मैं प्रेसिडेंट कपूर को सूचित करती हूँ। शायद प्रेसिडेंट कपूर मीटिंग में हैं। मीटिंग? साहिल ने भौहें चढ़ाई। ठीक है महोदय, इधर आए। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से साहिल को लाउंज में ले गई। सोनाली पाठक ने देखा कि साहिल स्थिर हो गया। जल्दी से लिफ्ट में चढ़ी और सीधे राधिका सिंह के ऑफिस में चली गई। इस समय काव्य शर्मा पहले ही राधिका सिंह के ऑफिस में पहुंच चुकी थी और उसने बिना खटखटाए दरवाजा खोल दिया। राधिका सिंह स्क्रिप्ट का अध्ययन कर रही थी और जब उसने देखा कि दया चोपड़ा वापस आ गई तो वह हैरान रह गई। दया, तुम वापस क्यों आ गई? इसका जिक्र मत करो। मैं एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिली और मैं लगभग गुस्से से पागल हो गई। काव्य शर्मा गुस्से में सोफे पर बैठ गई।
राधिका सिंह ने हंसते हुए कहा, यो हमारे दिया दी स्टार को कौन परेशान करने की हिम्मत करता है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आओ और सुनाओ, तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। दया चोपड़ा ने राधिका सिंह को गुस्से से घूरा। मुझे स्क्रिप्ट की परवाह नहीं, तुम खुद इसका हल ढूंढ लो। हाँ, राधिका सिंह हंसते हुए खड़ी हुई। दया चोपड़ा के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, ठीक है, मैं और हंस नहीं रही, बस बता दे। अरे ये वाकई में शर्मनाक है। दया चोपड़ा ने आभरी और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में हुई घटना को बताया। राधिका सिंह ने ये सुना तो वह हैरान दिखी। तुम्हारा हस्ताक्षर मिटा दिया और उल्टा तुम्हारे लिए एक हस्ताक्षर कर दिया। वाकई में इतना खास है? यह अभी भी नकली हो सकता है। देखो, मैंने अभी तक उसका हस्ताक्षर नहीं मिटाया। ये कहते हुए दया चोपड़ा अपनी हथेली खोलने वाली थी और उसी पल सोनाली पाठक अंदर घुस आए। प्रेसिडेंट कपूर, मुझे एक खजाने का लड़का मिला। मैं गारंटी दे सकती हूं कि अगर वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया तो वह निश्चित रूप से सबसे चमकदार सुपरस्टार बनेगा, शायद दिया से भी ज्यादा मशहूर। राधिका सिंह ने कड़वी हंसी के साथ अपना माथा थपथपाया। क्या अब मेरे ऑफिस में इतने आराम से घुसा जा सकता है? सोनाली पाठक ने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट कपूर, इन छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो, बस एक नज़र डालो, मैं वादा करती हूं कि तुम्हें वह पसंद आएगा। क्या यह इतना शानदार है? दया चोपड़ा ने मुंह बनाया। नेहा दी, तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। दया भी यहाँ है, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देख लो, वह भी रिसेप्शन हॉल में है और सर्विलांस कैमरे पर दिख सकता है। सोनाली पाठक ने उत्साह से कहा। ये देखकर कि सोनाली पाठक इंतजार नहीं कर सकती थी, राधिका सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये कहते हुए तीनों कंप्यूटर के पास आए और रिसेप्शन हॉल का मॉनिटर चालू किया। ये वही है। सोनाली पाठक ने सर्विलांस कैमरे में साहिल की ओर इशारा किया और मुस्कुराए। मैंने कोई गलती नहीं की। राधिका सिंह और काव्य शर्मा ने जब साहिल को देखा तो वे हैरान रह गए। ये वह कैसे हो सकता है? हम सोनाली पाठक हैरान रह गई। प्रेसिडेंट कपूर, दिया, तुम दोनों उसे जानते हो? क्या उसे नहीं जान सकते? वह वही है जिसने गराज में मेरा हस्ताक्षर किया। प्रिया, उसे पकड़ो। काव्य शर्मा ने जोर से कहा। हाँ, इसे मैं वाकई में नहीं पकड़ सकती। राधिका सिंह ने कड़वी हंसी के साथ कहा, वह मेरा भाई है। क्या? काव्य शर्मा और सोनाली पाठक एक साथ हैरान रह गए। क्या वह तुम्हारा भाई है? दया चोपड़ा और सोनाली पाठक दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी की और राधिका सिंह को हैरानी भरी नजरों से देखा। राधिका सिंह ने हैरान दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, क्या मेरे पास भाई नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये थोड़ा अचानक है। दया चोपड़ा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई। प्रिया, मुझे याद है कि तुम्हारे पास केवल एक बड़ी बहन और 2 छोटी बहनें हैं। क्या तुम्हारी माँ ने 5 बच्चे पैदा किए? क्या तुम बेवकूफ़ हो? राधिका सिंह ने दया चोपड़ा को आंखें तरेरी। मेरे पिताजी को कितने साल हो गए, क्या तुम्हें नहीं पता? हो, सॉरी, मैं भूल गई। दया चोपड़ा ने अजीब तरह से मुस्कुराया। तो वह कहाँ से आया? ये सवाल समझाने में थोड़ा जटिल है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन वह वाकई में मेरा भाई है, अपने भाई से भी ज्यादा करीबी। राधिका सिंह ने नरमी से कहा, लेकिन उसका लहजा बहुत दृढ़ था। राधिका सिंह की अच्छी दोस्त के रूप में काव्य शर्मा को स्वाभाविक रूप से समझ आया कि राधिका सिंह का क्या मतलब है। उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, मेरे दुखों को एक साथ साझा करना असंभव है। हाँ, राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। काव्य शर्मा ने उदास होने का नाटक किया। बगल में बैठी सोनाली पाठक ने आंखें मटकाए। दिया, उदास मत हो। मैं उदास हूँ। मुश्किल से एक सुपरस्टार का बीज मिला, अब वह फिर से बेकार हो जाएगा। प्रेसिडेंट कपूर, तुम? राधिका सिंह ने मुस्कुराया। असंभव। सोनाली पाठक पहले तो इसके लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ कहने से पहले ही राधिका सिंह ने मना कर दिया। मुझे पता था। सोनाली पाठक ने उदास होकर आह भरी और काव्य शर्मा के साथ बैठ गई। राधिका सिंह ने उदास जोड़ी को नजरअंदाज किया, फोन उठाया और साहिल को कॉल किया। तुम्हारा नाम क्या है? प्रेसिडेंट कपूर से क्या काम है? क्या वी चैट जोड़ना सुविधाजनक है? रिसेप्शन हॉल में रिसेप्शन की महिला ने अपनी तो पकड़ रखी थी और साहिल को मोहित होकर देख रही थी। उसकी बातें बंदूकों की बारिश की तरह थी। साहिल ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मिस, मैं तुम्हें वीचेट पर जोड़ लूं। क्या तुम थोड़ा ब्रेक ले सकती हो? हाँ, रिसेप्शन की महिला ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है। साहिल ने अपना फोन उठाया और अपना वीट QR कोड खोला। स्कैन करो। रिसेप्शन की महिला बहुत उत्साहित थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और साहिल का वीचैट जोड़ा। शानदार, मेरी जिंदगी पूरी हो गई। रिसेप्शन की महिला ने उत्साह से कहा, हैंडसम, आज रात हम एक साथ डिनर करें। क्या तुमने नहीं कहा था अगर वीचैट जोड़ लिया तो तुम ब्रेक लोगी? फिर जब साहिल असहाय था तभी फोन की घंटी बजी। नीचे देखा, ये राधिका सिंह का था। साहिल ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी बहन, तुमने मुझे फोन क्यों किया? हाँ, मैं जल्दी में हूँ। अभी कुछ हुआ था? साहिल, तुम कंपनी में क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ काम है।
दूसरी बहन, तुमसे कंपनी में मिलना वाकई में मुश्किल है। कंपनी का अपना सिस्टम है, कोई रास्ता नहीं। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक फर्जी पद सेट कर दूंगी और फिर तुम्हें कंपनी में आने में सुविधा होगी। ये तो अच्छा है। ठीक है, ऊपर आकर बात करते हैं। मैं जनरल मैनेजर के ऑफिस में हूँ। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है, तुम सीधे ऊपर आ सकते हो। हाँ ठीक है। साहिल ने फोन रखा और रिसेप्शन की महिला के साथ हाथ हिलाया। तुम्हारे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। बाय बाय। रिसेप्शन की महिला ने मोहित होकर हाथ हिलाया। जब साहिल चला गया तो वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी। जब साहिल लिफ्ट तक पहुंचा, एक महिला सेक्रेटरी पहले से ही इंतजार कर रही थी। मिस्टर खन्ना, प्रेसिडेंट कपूर ने मुझे आपको ऊपर ले जाने के लिए कहा है। ठीक है, परेशानी के लिए माफी, आपका स्वागत है। साहिल को इतना विनम्र देखकर महिला सेक्रेटरी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। कहने की जरूरत नहीं, वह भी साहिल के अच्छे लुक से मोहित हो गई थी। अरे बहुत हैंडसम होना भी एक पाप है। जल्द ही राधिका सिंह के ऑफिस में पहुंचने के बाद महिला सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से राधिका सिंह की प्रतिक्रिया आई और महिला सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और साहिल को अंदर जाने दिया। साहिल ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। ऑफिस में राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। साहिल, तुम आ गए? हाँ, साहिल ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मैंने हर तरह की मुश्किलों और खतरों का सामना किया, लेकिन दूसरी बहन को देखना इसके लायक था। हाँ, छोटा सा मुंह, इतना मीठा। राधिका सिंह ने हंसते हुए कहा और ये देखा जा सकता था कि वह साहिल की बातों से बहुत खुश थी। आओ बैठो। राधिका सिंह ने साहिल को सोफे पर बिठाया। इस समय साहिल ने काव्य शर्मा और सोनाली पाठक की मौजूदगी को देखा। सोनाली पाठक को साहिल जानता था, वह उसे अभी सीढ़ियों पर मिली थी, लेकिन काव्य शर्मा थोड़ी अपरिचित थी। जब वह अंडरग्राउंड गैराज में थी, दया चोपड़ा ने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। उसने मास्क, चश्मा और कैप पहन रखा था। साहिल उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, इसलिए उसे थोड़ा अपरिचित लगा। मैं इसे जानता हूँ, सोनाली पाठक कंपनी की एजेंट। लेकिन ये कौन है? साहिल ने राधिका सिंह की ओर मुड़कर देखा। चाहता था कि राधिका सिंह उसका परिचय दे, लेकिन राधिका सिंह के बोलने से पहले ही दया चोपड़ा की अजीब आवाज आई। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानती हूँ, बड़ा स्टार। क्या? साहिल हैरान रह गया। मैं बड़ा स्टार कैसे बन गया? काव्य शर्मा ने अपने मुंह का कोना उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़े स्टार नहीं हो तो क्या तुम इतनी अच्छी तरह हस्ताक्षर करने की प्रैक्टिस कर सकते हो? ये कहते हुए दया चोपड़ा ने अपनी बाई हथेली खोली और साहिल के सामने हिलाई। साहिल को अचानक समझ आया, ओ तुम अंडरग्राउंड गराज की वह पागल औरत हो। पफ। राधिका सिंह और सोनाली पाठक खुद को रोक नहीं सकी, वे हंस पड़ी। राधिका सिंह ने तो अपने दिल में आ भरी, साहिल वाकई में तुम कुछ और हो, पूरे लॉन किंगडम में काव्य शर्मा को पागल कहने की हिम्मत करने वाला तुम निश्चित रूप से इकलौते हो। दया चोपड़ा कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई, फिर वह गुस्सा हो गई। तुम किसे पागल कह रहे हो? तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। साहिल ने ये सुना तो वह मुस्कुराया। उसने अपना सिर घुमाकर राधिका सिंह को देखा। दूसरी बहन, उसने कहा कि तुम पागल हो, इस तरह के कर्मचारी को रखने से क्या फायदा, उसे हटा दो। जब काव्य शर्मा ने यह सुना तो उसे पुराना खून उड़ने जैसा लगा। मैं एक सम्मानित फर्स्ट लाइन स्टार हूं, क्या मैं आज इस लड़के के हाथों में पड़ जाऊंगी? मैं संतुष्ट नहीं हूं। तुम? दया चोपड़ा ने कांपते हुए साहिल की ओर इशारा किया। बोल नहीं सकी। साहिल ने काव्य शर्मा को नजरअंदाज किया और फिर राधिका सिंह से कहा, दूसरी बहन, देखो वह अभी भी हकलाती है, ऐसे व्यक्ति का क्या उपयोग? कौन हकलाता है? तुम्हारा पूरा परिवार। काव्य शर्मा, तुम्हारा पूरा परिवार हकलाता है कहने वाली थी, लेकिन राधिका सिंह और साहिल के रिश्ते को सोचकर उसने वाक्य का दूसरा हिस्सा निगल लिया। बोलो, तुमने क्यों नहीं बोला? साहिल ने काव्य शर्मा को उकसाते हुए देखा। चोपड़ा वाकई में गुस्से से पागल हो रही थी। उसने अपने पैर पटके और राधिका सिंह की ओर शिकायती नजरों से देखा। प्रिया, उसे देखो, तुम अपने भाई को नहीं संभालती। हाँ, राधिका सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम हार गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम जो धरती से नहीं डरती, मेरे भाई के सामने काबू में आ जाओगी। एक कहावत है, एक चीज दूसरी चीज को काबू करती है। कौन उसके काबू में है? मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ, वरना एक छोटा सा लड़का मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? दया चोपड़ा ने जिद्दी होकर कहा। साहिल ने मुंह बनाया। हाँ, मैं एक छोटा लड़का हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि तुम कितनी बड़ी हो। छोटा डोबाओ। ये कहते हुए साहिल ने काव्य शर्मा के आयोग पर एक नजर डाली। तुम किसे छोटा डोबाओ कह रहे हो? दया चोपड़ा इतनी गुस्सा हो गई, उसने अपनी छाती उठाई। अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या मैं छोटी हूं? कहाँ छोटी हूं? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना टाइट है, कौन जाने कि यह असली है या नहीं। तुम जैसी औरतें सबसे ज्यादा धोखा देना पसंद करती हैं। पता नहीं तुमने अंदर कितने पैर डाले हैं। मैं ठीक है, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगी कि मेरे पास असली माल है या नहीं। दया चोपड़ा वाकई में साहिल के गुस्से से पागल हो गई थी।
उसने अपना हाथ उठाया अपनी अंडरवियर उतारने के लिए। सोनाली पाठक ने ये देखा तो वह डर गई और जल्दी से काव्य शर्मा को पकड़ लिया। दिया, तुम पागल हो गई हो? बहस कर रही हो तो बहस करो, इसे इतना गंभीर कैसे कर सकती हो? मुझे मत रोको, मुझे आज इस लड़के को सबक सिखाना है, काव्य शर्मा ने जोर से चिल्लाया। हाँ, उसे मत रोको, मैं देखूंगा कि वह मुझे कैसे सबक सिखा सकती है। छोटा डोबाओ। साहिल ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और लगातार आग में घी डालता रहा। आनेहा दी, तुमने सुना? मैं काव्य शर्मा ने बचपन से कभी ऐसी गुस्सा नहीं सहा। मुझे आज इसके साथ हिसाब करना है। आंटी, शोर मत मचाओ, इस मजाक को ऐसा नहीं किया जा सकता। सोनाली पाठक ने कड़वी हंसी के साथ राधिका सिंह को देखा और मदद मांगी। प्रेसिडेंट कपूर, तुम कुछ बोल नहीं रही, वाकई में कुछ हो जाएगा? राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। ठीक है दया, शो मत मचाओ। साहिल का कोई दुर्भावना नहीं है, वह बस तुमसे मजाक कर रहा है। साहिल, दया मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड है, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे दीदी कहना चाहिए। इसके अलावा दया हमारी कंपनी का आधार है, एक फर्स्ट लाइन स्टार। अगर तुम उसे गुस्सा दिला दोगे तो दूसरी बहन की कंपनी बंद हो जाएगी। साहिल ने गुस्से में भरी काव्य शर्मा को तिरछी नजर से देखा। क्या वह अभी भी बड़ी स्टार है? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? काव्य शर्मा ने गुस्से से कहा, मेरे पास करोड़ों प्रशंसक हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे इतना गुस्सा किया तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। करोड़ों प्रशंसक? साहिल ने मुंह बनाया। इसे खरीदने में कितना खर्च हुआ? यह इसके लायक नहीं है, मैं तुमसे लड़ूंगी। दया चोपड़ा इतनी गुस्सा हो गई कि उसने साहिल पर हमला कर दिया। अगर सोनाली पाठक ने उसे नहीं रोका होता तो वह दौड़ पड़ती। राधिका सिंह ने बेबसी से अपना माथा थपथपाया। साहिल, क्या तुम दूसरी बहन को इज्जत दोगे? साहिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरी बहन? मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ। ये कहते हुए साहिल काव्य शर्मा के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, दया दी, गुस्सा मत हो, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हें नहीं पता, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एक करीबी का एहसास हुआ, इसलिए मैं तुम्हें छेड़ना चाहता था। तुम एक सम्मानित फर्स्ट लाइन स्टार हो, इतनी कंजूस नहीं होगी कि मेरे साथ सचमुच गुस्सा हो जाओ। मैं एक भाई हूँ, मैं अभी भी बच्चा हूँ। हम दया चोपड़ा साहिल की बातों से हैरान रह गई और उसका गुस्सा व्यक्त नहीं हो सका। यह क्या हो रहा है? सब लोग दीदी बुला रहे हैं और तुमने इतना कुछ कहा। अगर मैं फिर भी गुस्सा हुई तो मैं वाकई में कंजूस हो जाऊंगी। एक सम्मानित फर्स्ट लाइन स्टार, अगर मेरे पास इतना मापदंड नहीं है तो क्या मुझे हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए? लेकिन क्या मेरा गुस्सा यूं ही बेकार चला गया? आग लगे। साहिल ने काव्य शर्मा के दुखी चेहरे को देखा और हंसना चाहा। दयादी, तुम सचमुच गुस्सा हो? अगर तुम सचमुच गुस्सा हो तो मैं तुमसे सम्मानपूर्वक माफी मांग लूं। ठीक है, वास्तव में मेरे माफी मांगने में कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह बात बाहर गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पर बहुत असर पड़ेगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारा स्वभाव छोटा है, तुम में मापदंड नहीं है और तुम अपने भाई के साथ सचमुच गुस्सा हो गई। बेशक अगर तुम्हें परवाह नहीं तो मैं अभी तुमसे माफी मांग लेता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। दया चोपड़ा ने बार बार हाथ हिलाए। मेरे प्यारे, तुम्हारी माफी की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर मैंने वाकई में तुम्हें ऐसा करने दिया तो यह जघन्य होगा। तो तुम अब गुस्सा नहीं हो? साहिल ने भय उठाकर पूछा। हाँ, मैं गुस्सा क्यों हूं? दया चोपड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी बहन की सबसे अच्छी दोस्त हूं और एक फर्स्ट लाइन स्टार। मेरा मापदंड इतना छोटा कैसे हो सकता है? हमने बस मस्ती की, बस खेला। सही, साहिल ने दांत निकालकर कहा। मैंने तो कहा था कि दया दी इतनी कंजूस नहीं होंगी। तो ठीक है, सब ठीक है। हाँ, दया चोपड़ा ने अजीब तरह से मुस्कुराया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मेरा दिल। काव्य शर्मा ने अपनी छाती पकड़ ली। उसका चेहरा एक पल के लिए नीला और सफेद हो गया। राधिका सिंह ने पूछा, दिया तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस थोड़ा चिंतित हूँ। राधिका सिंह। सोनाली पाठक ने काव्य शर्मा को सोफे पर आराम करने में मदद की। राधिका सिंह साहिल के पास आए और कड़वी हंसी के साथ बोली, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? तुम्हारा छोटा सा मुंह इतना कठोर है। दया को गुस्सा आ गया। साहिल ने अपना सिर खरोचा। मैं भी नहीं चाहता था। उसने पहले मुझसे पूछा तुम? राधिका सिंह ने अपनी उंगली उठाई और साहिल के माथे पर थपथपाया। बेबसी से पन्ना पलट दिया। उसकी आंखें मटकाकर ये देखा जा सकता था कि राधिका सिंह गुस्सा नहीं थी। दूसरी बहन, अगर तुम्हें लगता है कि प्रभाव अच्छा नहीं है तो मैं जाकर उससे ईमानदारी से माफी मांग लूं। साहिल को डर था कि राधिका सिंह को असहज लगेगा, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। छोड़ो, मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे भाई हो और मेरे भाई को कुछ भी करने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है और गलत होने पर भी सही है। बाद की बात के लिए ये सब मैं दूसरी बहन संभाल लूंगी। दूसरी बहन साहिल राधिका सिंह की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। बहन का होना बहुत अच्छा है। वैसे साहिल, तुम मुझसे मिलने किस लिए आए? राधिका सिंह को आखिरकार याद आया और उसने मुख्य बात पूछी।
साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन क्या तुम स्क्रिप्ट को लेकर चिंतित नहीं थी? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, देखो क्या ये चलेगी? तुमने मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी? राधिका सिंह ने साहिल को हैरानी से देखा। हाँ, दोपहर में क्या तुमने नहीं कहा था कि स्क्रिप्ट के लिए तुम कई रातों से सोई नहीं हो? मुझे चिंता थी कि तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए मैंने एक लिखी। साहिल की बातें सुनकर राधिका सिंह और भी प्रभावित हुई। उसने साहिल की आंखों को देखा और उसकी आंखें और नर्म हो गई। साहिल धन्यवाद। राधिका सिंह ने साहिल को देखा और उसकी खूबसूरत आंखें भावनाओं से भरी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि साहिल कंपनी में उसे स्क्रिप्ट देने आया था। स्क्रिप्ट की गुणवत्ता की बात छोड़ दें, साहिल का ये दिल ही राधिका सिंह को बहुत संतुष्ट करता है। मेरा भाई अपनी बहन से प्यार करता है, क्या दुनिया में इससे ज्यादा मार्मिक कुछ और है? साहिल ने राधिका सिंह के उत्साहित चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर खरोचा। दूसरी बहन, जल्दी से धन्यवाद मत कहो। मुझे नहीं पता कि यह स्क्रिप्ट चलेगी या नहीं। ये निश्चित रूप से चलेगी, राधिका सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने पहले ही मन बना लिया था कि साहिल की स्क्रिप्ट कैसी भी हो, वह उससे मूवी बनाएगी। भले ही बॉक्स ऑफिस फीका रहे और लागत ना वसूल हो, वह इसे करने को तैयार है। पैसा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण है कि साहिल का दिल ठंडा ना हो। राधिका सिंह की बातें सुनकर साहिल बहुत राहत महसूस कर रहा था। उसे समझ आया कि राधिका सिंह का क्या मतलब है और वह अपने दिल में आ भर रहा था कि उसकी दूसरी बहन वाकई में उससे प्यार करती है। साहिल, इधर आ। दूसरी बहन को स्क्रिप्ट दिखा। राधिका सिंह ने साहिल की बाह को आत्मीयता से पकड़ा और कंप्यूटर की ओर चली। दूसरी तरफ सोफे पर बैठी सोनाली पाठक, जो हैरान दिख रही थी, ने कहा, वह स्क्रिप्ट भी लिख सकता है? क्या प्रेसिडेंट कपूर का छोटा भाई इतना प्रतिभाशाली है? दया चोपड़ा ने मुंह बनाया। क्या प्रतिभा? ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे का स्तर मैं अपने पैर के अंगूठे से अनुमान लगा सकती हूँ कि वह क्या सोच रहा है। जरूर वह स्क्रिप्ट लिखने के बहाने प्रिया से कुछ मांगने की सोच रहा होगा। ये छोटे भाई का अपनी बड़ी बहन को बेवकूफ बनाने का आम तरीका है। सोनाली पाठक ने काव्य शर्मा को देखा, मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई हो। मेरे पास छोटा भाई नहीं है, लेकिन मैंने सुअर का मांस नहीं खाया तो क्या? मैंने सुअर को दौड़ते हुए तो देखा है। काव्य शर्मा ने भें उठाए। मुझे यकीन है कि स्क्रिप्ट जरूर खराब होगी। हाँ, हम क्यों ना चल कर देखें? सोनाली पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जा रही। दया चोपड़ा ने मुंह फुलाया और मुड़ गई। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाती हूँ। सोनाली पाठक खड़ी हुई और आगे बढ़ी। आदित्य शर्मा कंप्यूटर के पास आया, अपनी क्लाउड में लॉग इन किया और स्क्रिप्ट को एडजस्ट किया। दूसरी दीदी, पहले इसे देखो। हाँ, राधिका सिंह ने सिर हिलाया और कंप्यूटर के सामने बैठ गई। राधिका सिंह स्क्रिप्ट का शीर्षक देखकर हैरान रह गई। तांग राजवंश जासूस, ये जासूसी जड़ है। मेरे विचार जैसा ही यह मुश्किल है। क्या साहिल ने मेरे विचार का अंदाजा लगा लिया? हाँ, लगता है हम भाई बहन का दिल वाकई एक है। राधिका सिंह मधुरता से मुस्कुराए और स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। सोनाली पाठक प्रिया के पीछे खड़ी होकर पढ़ने लगी। कुछ मिनट पढ़ने के बाद दोनों स्क्रिप्ट के कथानक में इतनी डूब गई कि उनके चेहरों का भाव शुरुआती सुस्ती से बदलकर हैरानी में बदल गया। सोनाली पाठक ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की, स्तब्ध होकर बोली, यह स्क्रिप्ट वाकई शानदार है। सूक्ष्म सोच, स्पष्ट तर्क, पश्चिमी देशों के तत्व, साथ ही ड्रैगन देश के ताववाद के यांग और पंच तत्व। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें चीनी और पश्चिमी का सही मिश्रण है। इतना ही नहीं, इसमें ढेर सारे मजेदार तत्व भी हैं जो वसंत उत्सव की मस्ती के माहौल के साथ मेल खाते हैं, और यह कई जासूसी स्क्रिप्ट्स की भारीपन को भी दूर करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि यह एक शीर्ष स्तर की स्क्रिप्ट है। ये कुछ मशहूर पटकथा लेखकों के नाटकों के बराबर है, बल्कि उससे भी बेहतर। यह क्या, ये वाकई उसने लिखा है? सोनाली पाठक ने सिर घुमाकर आदित्य शर्मा को देखा। उसकी आंखों में भारी बदलाव आया। शुरुआत में सोनाली पाठक ने केवल साहिल की सूरत और स्वभाव को महत्व दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि साहिल इतना प्रतिभाशाली है। अंदर और बाहर का संयोजन वाकई एक सुपरस्टार है। अगर वह मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करता है तो पूरा मनोरंजन उद्योग चौंक जाएगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे किसी तरह प्रिया को मनाना होगा कि साहिल को मनोरंजन उद्योग में लाया जाए। सोनाली पाठक हैरान थी और राधिका सिंह उससे भी ज्यादा हैरान थी। हैरानी के अलावा प्रिया को गर्व भी था। ये स्क्रिप्ट उसके भाई ने लिखी है। इतनी अच्छी लिखी है कि उसका स्तर देश के प्रथम पंक्ति के पटकथा लेखकों से कम नहीं है। ऐसे प्रतिभाशाली छोटे भाई के साथ राधिका सिंह को गर्व क्यों ना हो। मुझे ये नाटक जरूर बनाना है और इसे एक बड़ा प्रोडक्शन बनाना है। साहिल के सच्चे भावनाओं को सांत्वना देने के लिए ताकत को चरम तक ले जाना। साहिल ने प्रिया और नेहा के चेहरों के भाव देखे और समझ गया कि वे स्क्रिप्ट से सहमत हैं। ठीक है, लगता है दूसरी दीदी की समस्या हल हो गई और मेरे 4 घंटे लिखने का समय बेकार नहीं गया।
दूसरी तरफ सोफे पर बैठी काव्य शर्मा चुपके से यहाँ की स्थिति देख रही थी। जब उसने प्रिया और नेहा के अनिश्चित भाव देखे तो उसे लगा कि उसने सही अनुमान लगाया है। हाँ, क्या हुआ? निराश हो गई? मुझे पता था कि एक छोटा बच्चा अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकता है। प्रिया, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इंतजार करो। जब तुम बड़े लेखकों की पार्टी में जाओगी, मैं तुम्हारे लिए जरूर एक उपयुक्त स्क्रिप्ट ढूंढूंगी। ये कहते हुए काव्य शर्मा ने फिर से साहिल को देखा। लड़के, अगर तुम वाकई स्क्रिप्ट लिखना सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मशहूर पक्था लेखकों से मिलवाऊंगी। मेरे चेहरे को देखकर शायद कोई तुम्हें सिखाए। साहिल हल्के से मुस्कुराया। यानयान दीदी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके मशहूर पटकथा लेखक दोस्त मुझे सिखाने के काबिल हैं। क्या? दया चोपड़ा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर गुस्से में बोली, तुम इतने घमंडी क्यों हो? मैं तुम्हें सिखाने के काबिल नहीं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? कोई गुरु? हाँ यानयान, तुम सही कह रही हो। मेरा भाई वाकई एक गुरु है। राधिका सिंह खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, यानयान, तुम्हें पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि इस साल का वसंत उत्सव इस नाटक की शूटिंग के लिए होगा जो साहिल ने लिखा है। क्या? दया चोपड़ा चौंक गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और प्रिया के पास दौड़ी। प्रिया, मजाक मत करो। मुझे पता है कि तुम अपने भाई से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें किसी और से बेहतर पता है कि वसंत उत्सव कितना महत्वपूर्ण है। यह मजाक की बात नहीं है। अगर तुम वाकई उसे सांत्वना देना चाहती हो तो उसके लिए एक फिल्म बना लो, लेकिन वसंत उत्सव का समय नहीं चुन सकती, वरना हम न केवल आर्थिक नुकसान उठाएंगे बल्कि हमारी प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी। ये सुनकर राधिका सिंह ने कड़वेपन से सिर हिलाया। यानयान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? साहिल ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वह वाकई अच्छी है और इसे वसंत उत्सव में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोनाली पाठक ने भी जवाब दिया, प्रिया दीदी का कोई इरादा नहीं है। ये सच है। ये कैसे संभव है? वह कितना छोटा है कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सके? मुझे विश्वास नहीं है। काव्य शर्मा ने बार बार सिर हिलाया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद देख सकती हो। तुमने इतनी फिल्में बनाई है, तुम्हें पता होगा कि स्क्रिप्ट अच्छी है या बुरी। राधिका सिंह ने लैपटॉप को काव्य शर्मा के सामने धकेल दिया। देखूंगी तो सही, मुझे नहीं लगता कि उसकी स्क्रिप्ट कितनी अच्छी हो सकती है। काव्य शर्मा ने नोटबुक लिया और ध्यान से पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। साहिल मुस्कुराया, काव्य शर्मा के कान के पास झुका और धीरे से बोला, क्या तुम्हारा चेहरा दर्द कर रहा है? क्या तुम्हारा चेहरा दर्द कर रहा है? साहिल का मजाक सुनकर काव्य शर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे वाकई अपने चेहरे में जलन महसूस हुई। तुम? काव्य शर्मा ने साहिल को घराहते हुए। मुझे क्या? साहिल ने कंधे उचकाए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वह अच्छी नहीं है तो कह दो। मैं दया चोपड़ा वाकई साहिल को जवाब देना चाहती थी, लेकिन लंबे समय तक सोचने के बाद उसे स्क्रिप्ट की कोई कमी नहीं मिली, इसलिए वह केवल मुंह फुलाकर गुस्सा होने लगी। दया चोपड़ा के उत्तेजित भाव को देखकर साहिल को हंसी आ गई। ये बड़ी स्टार वाकई मजेदार है। बच्चों जैसी शख्सियत। दरअसल साहिल को दया चोपड़ा के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, उसे बस उससे तर्क करना पसंद था। दया चोपड़ा की हार देखकर साहिल को ताजगी महसूस हुई। ये देखकर कि दया चोपड़ा फिर से हार गई, पास में खड़ी राधिका सिंह हंस पड़ी और बोली, यान तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मैंने समझ लिया, मेरा भाई तुम्हारा जानी दुश्मन है। ये बस एक संयोग है। मैं इसे जल्दी ही जीत लूंगी। दया चोपड़ा ने मुंह फुलाया और साहिल को गुस्से से घरा। ठीक है, मैं तुम्हारे जीतने का इंतजार करूंगा। साहिल को काव्य शर्मा से बिल्कुल डर नहीं लगा और उसने उसे और उकसाया। दया चोपड़ा गुस्से से पैर पटकने लगी, लेकिन वह साहिल का कुछ नहीं कर सकती थी। यह एहसास उसे वाकई पागल कर रहा था। बस करो, शोर मत मचाओ। सोनाली पाठक ने बीच बचाव करने के लिए खड़े होकर कहा, प्रिया दीदी, यान अब जब स्क्रिप्ट तैयार है तो हमें कलाकारों को तय करने का समय है। वसंत उत्सव से पहले अभी 7 महीने बाकी हैं और समय बहुत कम है। अगर देर हुई तो शायद हम समय पर नहीं कर पाएंगे। राधिका सिंह ने सिर हिलाया। समय वाकई थोड़ा कम है। नेहा दीदी, आपके पास कर्मचारियों के लिए कोई अच्छा सुझाव है? सोनाली पाठक ने जवाब दिया, मैंने अभी स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा। ये 2 पुरुष नायकों और एक महिला नायिका वाला नाटक है। महिला नायिका की बात तो छोड़ ही दो, वह आना होगी। 2 पुरुष नायकों की बात थोड़ी मुश्किल है। राधिका सिंह ने भौहे से कुड़ी, क्या हमारे पुरुष कलाकार अक्षम हैं? ये कहना मुश्किल है। सोनाली पाठक ने गहरी आवाज में कहा, इन 2 पुरुष नायकों के किरदार और छवि बहुत आश्चर्यजनक हैं। एक सुंदर और आकर्षक है, उसका स्वभाव उत्कृष्ट होना चाहिए और उसे गहराई भी होनी चाहिए। दूसरा है जोकर, जो नाटक में हास्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसका हिस्सा भी बहुत है। इस जोकर के लिए हमारी कंपनी में एक उपयुक्त पुरुष कलाकार है। उसकी अभिनय क्षमता और प्रसिद्धि इस भूमिका को संभालने के लिए पर्याप्त है।
लेकिन दूसरे पुरुष नायक के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। ये सुनकर राधिका सिंह कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। पिछले साल साइन किए गए उस नए लड़के का क्या? आपने नहीं कहा था कि उसकी संभावनाएं अच्छी हैं? इस अवसर का उपयोग करके उसे प्रचारित कर सकते हैं। नहीं, सोनाली पाठक ने सिर हिलाया। उसकी प्रसिद्धि और अभिनय कौशल मुख्य अभिनेता बनने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसका स्वभाव भी बहुत कम है। अगर उसे अभिनय करने दिया तो संतुलन बिगड़ने का खतरा है। मुख्य भूमिका को जोकर द्वारा छीन लिया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो नाटक बिखर जाएगा। राधिका सिंह ने सिर हिलाया। ये बात सही है। लगता है हमें बाहरी मदद लेनी होगी। जरूरी नहीं, सोनाली पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक व्यक्ति की सिफारिश करती हूं और वह निश्चित रूप से कर सकता है। और राधिका सिंह ने भय उठाए। वह कौन है? वह बहुत दूर नहीं बल्कि यही सामने है। सोनाली पाठक ने साहिल को देखा। मुझे लगता है कि प्रिया दीदी का छोटा भाई इस नाटक में मुख्य भूमिका निभा सकता है। मैं साहिल स्तब्ध रह गया। उसने उंगली उठाकर खुद की ओर इशारा किया। नेहा दीदी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? दया चोपड़ा ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की। नेहा दीदी, आप क्या मजाक कर रही हैं? क्या वह अभिनय कर सकता है? सोनाली पाठक मुस्कुराए और बोली, साहिल ने शायद कभी अभिनय नहीं किया लेकिन उसने स्क्रिप्ट लिखी है। उसे इस किरदार की बहुत अच्छी समझ होगी। इसके अलावा उसकी छवि और स्वभाव पुरुष नायक की सेटिंग के साथ बहुत मेल खाते हैं। मुझे संदेह है कि पुरुष नायक की सेटिंग साहिल ने अपनी खुद की छवि के आधार पर की है। साहिल ने शर्मिंदगी से सिर कोया। मैंने बस यूं ही सेट किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चाहे इरादा हो या ना हो, मुझे लगता है कि तुम सबसे उपयुक्त हो। तुमने पुरुष नायक को सेट किया। तुम पुरुष नायक का दिल समझते हो। अगर तुम अभिनय करो तो बस थोड़ा अभ्यास करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ इस किरदार को संभालना आसान होगा। प्रिया दीदी, आप क्या सोचती हैं? सोनाली पाठक ने राधिका सिंह को देखा। दरअसल सोनाली पाठक का मकसद बहुत साधारण है। इस बहाने से साहिल को मनोरंजन उद्योग में लाना। वह साहिल को वाकई बहुत पसंद करती है और उसे दृढ़ विश्वास है कि अगर साहिल उसकी रणनीति को स्वीकार कर ले तो 1 साल के भीतर वह एक चमकदार सुपरस्टार बन जाएगा। उस समय कपूर एंटरटेनमेंट में 2 चमकदार सितारे होंगे, दया चोपड़ा और आदित्य शर्मा, और उनके द्वारा लाए जाने वाले लाभ निश्चित रूप से बहुत बड़े होंगे। बेशक ये सब राधिका सिंह की मंजूरी पर निर्भर करता है। साहिल ने मुड़कर राधिका सिंह को देखा। उसकी आंखों में सवालिया निशान चमक रहा था। दरअसल साहिल के दिल से वह मनोरंजन उद्योग में प्रवेश नहीं करना चाहता था। बेशक अगर राधिका सिंह वाकई उसे कहती तो वह मना नहीं करता। किसी भी तरह वह अब परिवार का हिस्सा है और कपूर एंटरटेनमेंट उसका अपना व्यवसाय है, इसलिए उसे मदद करनी चाहिए। अभिनय की बात करें तो साहिल चिंतित नहीं है। अगर वह वापस जाकर कुछ और गिफ्ट पैकेज खरीद ले तो वह निश्चित रूप से अभिनय से संबंधित कौशल विकसित कर सकता है। अब वह राधिका सिंह के जवाब का इंतजार कर रहा था। राधिका सिंह ने सोनाली पाठक को देखा, फिर साहिल को कुछ सेकंड के लिए झिझकी, फिर उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं साहिल को मनोरंजन उद्योग में प्रवेश नहीं करने दूंगी। ये सुनकर सोनाली पाठक ने तुरंत निराशा का भाव दिखाया। नेहा दीदी, मुझे पता है कि आप कंपनी के भले के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मेरे सिद्धांत नहीं टूट सकते। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मनोरंजन उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकता। हम कोई और तरीका सोचेंगे। सोनाली पाठक ने कड़वेपन से मुस्कुराया। मुझे पता था कि आप सहमत नहीं होंगी। ठीक है, अब केवल एक ही रास्ता है, वह हमारे प्रतिद्वंदी स्टारलाइट प्रोडक्शन से मदद मांगना। उनके प्रमुख पुरुष कलाकार रोहन बख्शी भी इस पुरुष नायक की सेटिंग के साथ बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। स्टारलाइट प्रोडक्शन। सोनाली पाठक के शब्द सुनकर दया चोपड़ा और आदित्य शर्मा एक साथ चौंक गए। कपूर एंटरटेनमेंट और स्टारलाइट प्रोडक्शंस मुंबई के 2 सबसे बड़े मनोरंजन कंपनियां हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक पहाड़ में 2 बाघ नहीं रह सकते। इन 2 कंपनियों के बीच हमेशा से कड़ा मुकाबला रहा है। इसी वजह से जब सोनाली पाठक ने स्टारलाइट प्रोडक्शन से मदद मांगने की बात की तो काव्य शर्मा हैरान रह गई। नेहा दीदी, आपने स्टारलाइट प्रोडक्शन से मदद मांगने का विचार क्यों? क्या आपको नहीं पता कि हमारा उनके साथ रिश्ता बहुत नाजुक है? काव्य शर्मा ने असंतुष्ट होकर कहा, बेशक मुझे पता है। सोनाली पाठक ने कड़वेपन से मुस्कुराया, लेकिन अब स्टारलाइट प्रोडक्शंस के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। मैंने पहले जांच की थी और कई मनोरंजन कंपनियां वसंत उत्सव की फिल्मों की तैयारी कर रही हैं और लगभग सभी प्रथम पंक्ति के सितारों ने अनुबंध साइन कर लिए हैं। वर्तमान में प्रथम पंक्ति का पुरुष कलाकार केवल स्टारलाइट का लोकप्रिय कलाकार रोहन बख्शी ही है, जिसने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। दया चोपड़ा ने भेड़ी। रोहन बख्शी एक अभिनय स्कूल से हैं और उनके पास बहुत ट्रैफिक है। अगर वह मुख्य भूमिका निभाए तो बॉक्स ऑफिस की गारंटी होगी। हालांकि हमारे और स्टारलाइट प्रोडक्शंस के रिश्ते को देखते हुए रोहन बख्शी के साथ अनुबंध करना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि अगर वे सहमत हो गए तो वे बहुत बड़ी मांग करेंगे।
आखिर में क्या लाभ नुकसान से ज्यादा होगा? राधिका सिंह ने हल्के से भय से कुर्नी और सोच में पड़ गई। मैंने रोहन बख्शी की फिल्म और टेलीविजन सामग्री देखी है और उनके अभिनय कौशल वाकई उल्लेखनीय हैं। उन्हें इस नाटक को संभालने में सक्षम होना चाहिए। हम ठीक है, मैं रोहन बख्शी को बुक करूंगी। नेहा दीदी, आप स्टारलाइट प्रोडक्शन से संपर्क करें और उनकी मांगे सुने। अगर वे ज्यादा नहीं है तो उन्हें पूरा कर सकते हैं। प्रिया दीदी, क्या आपने वाकई मन बना लिया है? सोनाली पाठक ने भय सिकुड़कर कहा, हमारी कंपनी की ताकत के साथ उनकी मांगों को पूरा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कीमत बहुत ज्यादा हुई तो ये हमारी कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा अगर हमने रोहन बख्शी को भारी कीमत पर आमंत्रित किया और उद्योग को पता चला तो वे सोचेंगे कि हमारी ताकत स्टारलाइट से कम है। अगर स्टारलाइट इस बिंदु का उपयोग करके प्रचार करता है तो प्रभाव और भी बड़ा होगा। राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया। आपने जो परिणाम बताए मैंने पहले ही उनके बारे में सोच लिया है, लेकिन अगर हमारा नाटक बहुत सफल रहा तो सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। यहां तक कि अंतिम परिणाम हमारे लिए फायदेमंद होगा। यह उद्योग को हमारी ईमानदारी दिखाएगा। दर्शकों के लिए एक अच्छा शो बनाने के लिए हमारी कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। सोनाली पाठक ने कड़वेपन से मुस्कुराया। मुझे विश्वास है। राधिका सिंह ने अपने होठों का कोना उठाया और साहिल को देखा, क्योंकि यह नाटक मेरे भाई ने लिखा है। राधिका सिंह के शब्द सुनकर साहिल बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रिया को देखा और कुछ कहने ही वाला था कि उसे काव्य शर्मा ने बीच में टोक दिया। प्रिया, तुम थोड़ा भावुक हो रही हो। ये नाटक अच्छा है, लेकिन ये जीत हार तय करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है। मुझे अभी भी लगता है कि यह थोड़ा जोखिम भरा है। अगर तुम इसे नहीं बदलती तो इसे एकल नायक में बदल देना ठीक रहेगा। ये सुनकर साहिल ने हंस सिकुड़े, तुम मुझ पर निशाना साध रही हो। मैंने ये नाटक पूरा लिख लिया है, अब तुम मुझे इसे बदलने के लिए कह रही हो। क्या यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है? यहाँ तक कि अगर मैं इसे बदल दूं तो ये पहले जैसा अच्छा नहीं होगा। दया चोपड़ा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम पर निशाना नहीं साध रही, मैं बस तथ्यों की बात कर रही हूं। तुमने अभी सुना रोहन बख्शी को साइन करना कितना जोखिम भरा है। अगर तुम स्क्रिप्ट बदल दो तो जोखिम बहुत कम हो जाएगा। कौन सा हल्का है और कौन सा भारी, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। साहिल ने हल्के से मुस्कुराया और राधिका सिंह को देखा। दूसरी दीदी, तुम रोहन बख्शी से निश्चिंत होकर संपर्क कर सकती हो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम पर? राधिका सिंह ने आश्चर्य से पूछा। साहिल, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं रोहन बख्शी को इस नाटक में अभिनय करने के लिए तैयार कर सकता हूं और स्टारलाइट प्रोडक्शंस कोई अत्यधिक मांग नहीं करेगा और यहां तक कि वेतन भी बचा सकता हूं। साहिल ने आत्मविश्वास से कहा। क्या? दया चोपड़ा चौंक गई, फिर हंस पड़ी। छोटे बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? इतनी बड़ी बात कहते हुए तुम्हारी जीभ नहीं हिलती। और साहिल ने भें उठाए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं तुम पर भूत विश्वास करूं? दया चोपड़ा ने हंस सिकुड़े, तुम एक छोटे बच्चे को मत कहो। यहां तक कि तुम्हारी बड़ी बहन कपूर एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष भी ऐसी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगी। सच में? फिर अगर मैंने वाकई यह कर लिया तो? साहिल ने मुस्कुराया और दया चोपड़ा को देखा। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? मुझे उकसाओ मत। शर्त लगानी है? मुझे तुमसे डर लगता है। दया चोपड़ा ने भें उठाए। साहिल से बिल्कुल नहीं डरी। ठीक है, बहादुर। साहिल मुस्कुराया। बताओ शर्त क्या है? तुम वाकई शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? दया चोपड़ा चौंक गई, फिर मुस्कुराए। ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम 1 महीने के लिए मेरे सहायक बनोगे और जो मैं कहूं तुम्हें करना होगा। कोई समस्या नहीं। साहिल ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अगर तुम हारी तो मैं हारूं? हाँ। दया चोपड़ा हंसी और आत्मविश्वास से बोली, अगर मैं हारी तो तुम जो चाहो मैं करूंगी। ऐसी स्पष्ट बातें मत कहो। साहिल ने आंखें सिकुड़ी और दया चोपड़ा को देखा। ठीक है, अगर तुम हारी तो मुझे तुम्हारा असली माल देखने दे। हिम्मत है? ये सुनकर दया चोपड़ा ने सहज रूप से अपनी छाती ढक ली और साहिल को कड़क नजरों से देखा। न केवल घमंडी हो बल्कि एक छोटा बदमाश भी। तुम्हें परवाह नहीं कि मैं बदमाश हूं? शर्त लगाओ या नहीं? साहिल ने उकसाते हुए कहा। शर्त लगाओ, शर्त लगाओ, बस यही पछताना नहीं, जो पछताए वह किंग बने। ठीक है। साहिल मुस्कुराया और राधिका सिंह और सोनाली पाठक को देखा। दूसरी दीदी, नेहा दीदी, आपको गवाही देनी होगी, आप उसे पीछे हटने नहीं दे सकते। सोनाली पाठक ने ये सुना और राधिका सिंह को कड़वेपन से मुस्कुराकर देखा। राधिका सिंह ने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और साहिल को गौर से देखा। साहिल का आत्मविश्वास भरा चेहरा देखकर उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नोटरी बनूंगी। ठीक है। साहिल मुस्कुराया और काव्य शर्मा को उकसाते हुए देखा। बस हारने का इंतजार करो, हम तुम्हारा क्या? छोटे बच्चे, हारने पर रोना मत। काव्य शर्मा ने मुंह फुलाया और बोली। साहिल ने काव्य शर्मा से बहस करना बंद किया और अपना फोन निकाला।
राधिका सिंह ने साहिल को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधिका सिंह, दया चोपड़ा और सोनाली पाठक की नज़रों के तहत साहिल ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ये नंबर स्टारलाइट प्रोडक्शंस के महाप्रबंधक का फ़ोन नंबर था। ये देखकर काव्य शर्मा हंस पड़ी और बोली, मैंने सोचा था कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे। बस एक फ़ोन कॉल, लगता है मैंने ये शर्त जीत ली। प्रिया, फिर तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करना। राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं कभी पक्षपात नहीं करूंगी। राधिका सिंह के दृष्टिकोण से साहिल हारे या जीते उसे कोई नुकसान नहीं होगा। साहिल की बुद्धिमत्ता के साथ अगर उसे 1 महीने के लिए काव्य शर्मा का सहायक बनना पड़ा तो नुकसान किसका होगा। इसके अलावा राधिका सिंह का इरादा भी था कि साहिल और काव्य शर्मा का ज्यादा संपर्क हो, लेकिन वह सुबह की बात सोच रही थी। अगर साहिल वाकई काव्य शर्मा को अपने वश में कर ले तो क्या शारीरिक समस्या हल नहीं हो जाएगी। राधिका सिंह वाकई साहिल के लिए बहुत अच्छी है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने छोटे भाई के बीच उसने बिना झिझक बाद वाले को चुना। हालांकि सोचने के बाद राधिका सिंह को एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि साहिल नहीं हारेगा। जल्द ही फोन कनेक्ट हो गया। साहिल ने हल्के से कहा, हेलो, क्या ये मैनेजर राकेश जैन है? मैं आदित्य शर्मा हूँ। आदित्य शर्मा फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए रुका, लेकिन जल्दी ही जवाब आया, आप वही आदित्य शर्मा है जिन्होंने स्टारलाइट प्रोडक्शंस खरीदा? मिस्टर खन्ना, हाँ वही मैं हूँ। मिस्टर खन्ना, आपने आखिरकार कॉल किया। मैंने सुबह से आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने कंपनी के मामलों की व्यवस्था कर दी है। आप कब निरीक्षण के लिए आएंगे? इसकी चिंता मत करो, मेरे पास समय होगा तो मैं आऊँगा। साहिल मुस्कुराया, मैंने आपको संपर्क किया एक महत्वपूर्ण बात के लिए। कृपया आदेश दें। हम कंपनी में एक कलाकार है, रोहन बख्शी, सही? हाँ, ये हमारी कंपनी का सबसे लोकप्रिय कलाकार है। ठीक है, आप रोहन बख्शी को कहें। उसे कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी में अनुबंध साइन करने के लिए आए। यहाँ एक नाटक है, उसे मुख्य पुरुष नायक बनाना है। आपका मतलब कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी से है? क्या कोई समस्या है? वह मिस्टर खन्ना, शायद आपको नहीं पता, हम और कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी हमेशा से प्रतिद्वंदी रहे हैं, और मुझे डर है कि रोहन बख्शी उनके नाटक में। किस बात का डर? साहिल ने ठंडे स्वर में कहा, आपको बता दूं, ना केवल अभिनय करना है बल्कि एक पैसा भी नहीं लेना है। क्या क्या क्या? कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी की महाप्रबंधक मेरी दूसरी बहन है, समझे? राधिका सिंह आपकी दूसरी बहन है? हाँ, कोई आपत्ति नहीं, मैं तुरंत करता हूँ। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ कि रोहन बख्शी कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी को कॉल करें। अगर देर हुई तो आप उसे छिपाने की व्यवस्था करें। ठीक है, मैं तुरंत जाता हूँ, तुरंत जाता हूँ। राकेश जैन डर से बार बार सिर हिलाने लगे। माय गॉड, अगर रोहन बख्शी को छिपाया गया तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। फोन काटने के बाद मैनेजर राकेश जैन ने जल्दी से रोहन बख्शी से संपर्क किया और उसे आदेशात्मक स्वर में कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी को कॉल करने के लिए कहा। यहाँ साहिल ने फोन रखा। दया चोपड़ा ने ये देखकर हंस दिया। तुम्हारा ढोंग खत्म हुआ। ठीक है, तो काम के लिए तैयार हो जाओ। कौन सा काम? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बेहतर होगा कि सोच लो। एक मौका चुनो और मुझे सामान की जांच करने दे। छी! दया चोपड़ा लज्जा से लाल हो गई और साहिल को घरा। छोटे बदमाश, तुम हारने के बाद मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगी। तब तुम बेकार में ऐसा कर रही हो। मैं पहले से ही अच्छा दिखता हूं और मुझे और नहीं चाहिए। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक है, मैं देखती हूं तुम कब तक अकड़ सकते हो। तुमने नहीं कहा था कि रोहन बख्शी 5 मिनट में कॉल करेगा? मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट इंतजार करती हूँ। 5 मिनट खत्म होने पर मैं देखती हूँ तुम और क्या कहते हो। दया चोपड़ा ने गुस्से से साहिल को घरा। ठीक है, तो तुम इंतजार करो। साहिल ने काव्य शर्मा को एक खाली नजर दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। राधिका सिंह साहिल के पास गई और धीरे से पूछा, साहिल तुम्हें यकीन है? दूसरी दीदी, चिंता मत करो, साहिल ने आत्मविश्वास से कहा, यहाँ तक कि अगर मैं यानयान दीदी के साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं कंपनी के हितों के साथ मजाक नहीं कर सकता, मुझे समझ है। ठीक है, राधिका सिंह मुस्कुराए। दूसरी दीदी तुम पर भरोसा करती है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। साहिल ने राधिका सिंह का हाथ पकड़ा और उसे बैठने के लिए कहा। वह खुद सोफे पर वापस बैठ गया और दया चोपड़ा को घूरने लगा। समय जल्दी बीत गया। 3 मिनट पलक झपकते बीत गए। दया चोपड़ा ने गर्व से कहा, 2 मिनट में तुम हार जाओगे। हाँ, मैं देखती हूँ फिर मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अभी 2 मिनट बाकी हैं। साहिल ने काव्य शर्मा को देखा, अगर तुम अब हार मान लो तो मैं एक और शर्त पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हें छोड़ दूँ। तुम अभी भी जिद्दी हो। लगता है मुझे वाकई तुम्हारी हेकड़ी निकालनी होगी। दया चोपड़ा ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी। इंतजार करो और देखो। हाय, तुमने अपना आखिरी मौका गवा दिया।
दीदी को इसकी जरूरत नहीं तो ठीक है। सोनाली पाठक ने एक दूसरे से तर्क कर रहे दोनों को देखा और कड़वेपन से सिर हिलाया। ये दोनों वाकई एक जोड़ी दुश्मन थे। हालांकि क्या साहिल वाकई यह कर सकता है? वजह तभी सोनाली पाठक का सेलफोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला और देखा और वह स्तब्ध रह गई। ये देखकर राधिका सिंह ने आश्चर्य से पूछा, नेहा दीदी क्या हुआ? प्रिया दीदी आ गया। रोहन बख्शी का कॉल वाकई आ गया। सोनाली पाठक ने हैरानी से कहा, क्या? दया चोपड़ा अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। राधिका सिंह भी जल्दी से पास आए। हाँ, स्पीकर ऑन करो। सोनाली पाठक ने सिर हिलाया, फोन कनेक्ट किया और स्पीकर ऑन किया। हेलो, क्या ये नेहा दीदी हैं? मैं रोहन बख्शी हूँ। हाँ, मैं हूँ रोहन बख्शी। तुमने मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे किया? आम दिनों में तुमसे संपर्क करना चाहूँ तो कोई मिलता ही नहीं। हाँ 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 नेहा दीदी, आप मजाक कर रही हैं। आप मुझसे संपर्क करना चाहे यह मेरा सौभाग्य है। हाँ, मजाक नहीं। रोहन बख्शी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? हो नेहा दीदी, क्या आपको अभी तक नहीं पता? कंपनी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि आपकी कंपनी में एक नाटक है और मुझे मुख्य पुरुष नायक बनना है। मैंने ऑडिशन का समय देखने के लिए आपको कॉल किया है। ओह, ऐसा है? मेरे पास वाकई एक नाटक है जिसमें तुम्हें मुख्य पुरुष नायक के लिए आमंत्रित करना है। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी फीस बहुत ज्यादा होगी और बजट से बाहर होगी। नेहा दीदी, मेरे साथ मजाक मत करो। कंपनी ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि मुझे आपकी कंपनी के नाटकों में बिना वेतन के अभिनय करना है। अगर मैं एक पैसा भी लेने की हिम्मत करूं तो कंपनी मुझे छिपा देगी। नेहा दीदी, आपको इस बार मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर सोनाली पाठक पूरी तरह से अक रह गई। उसने हैरानी से साहिल को देखा, नहीं जानती थी कि क्या कहे। दया चोपड़ा का चेहरा और भी पीला पड़ गया और वह वहीं जम गई। उसका दिमाग शब्दों से भरा हुआ था। ये कैसे संभव है? मैं वाकई हार गई। राधिका सिंह भी हैरान थी। उसने साहिल का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, साहिल सच बताओ, ये सब क्या है? साहिल मुस्कुराया, ये बहुत साधारण है। स्टारलाइट प्रोडक्शन अब मेरा उद्योग है। सोनाली पाठक और रोहन बख्शी ने ऑडिशन का समय तय किया और फोन काट दिया। उसने राधिका सिंह को देखा और बोली, प्रिया दीदी, परसों दोपहर रोहन बख्शी ऑडिशन के लिए आएगा। आप आगे क्या करने जा रही हैं? राधिका सिंह ने थोड़ा सोचा और बोली, सूचना दें। तांग राजवंश जासूस को नियमित करें और 1 महीने के भीतर शुरू करने की तैयारी करें। नेहा दीदी, अब आपकी कंपनी ने कुछ अच्छे नए लोगों का चयन किया है। उन्हें नाटक में छोटी भूमिकाओं के लिए आजमाएं। उन्हें ध्यान देने के लिए कहें और मैं खुद इसकी जांच करूंगी। अन्य चीजें तैयार करें और मैं सभी विभागों को आपके साथ सहयोग करने के लिए सूचित करूंगी। सोनाली पाठक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब व्यवस्था करती हूँ। पुरुष और महिला नायकों का चयन पहले से हो चुका है। कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए पैसा कोई समस्या नहीं है। 1 महीने के भीतर सब कुछ तैयार हो जाएगा। राधिका सिंह को अलविदा कहने के बाद सोनाली पाठक मुनी और चली गई। ऑफिस से निकलने से पहले सोनाली पाठक ने काव्य शर्मा को गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। उसने सोचा, इस बार मेरी आंटी को वाकई उसका प्रतिद्वंद भी मिल गया। चोपड़ा ने भी सोनाली पाठक की सहानुभूति भरी नजरें देखी। आंखें इस समय वह बहुत व्यथित थी। वह रोने वाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से तथ्य यह है कि वह हार गई और हारने की वजह से उसे एक कीमत चुकानी होगी। हाँ, सोनाली पाठक के जाने के बाद साहिल हंसते हुए दया चोपड़ा के पास गया। ठीक है, जो कुछ हल करना था वह खत्म हो गया। अब हमारे मामले की बात करने का समय है। कैसा है यान्यान दीदी, क्या तुमने तय कर लिया कि शर्त कब चुकानी है? हाँ वह साहिल, तुम वाकई कमाल के हो। तुमने सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इतनी मुश्किल समस्या हल कर दी। यान्यान दीदी अब तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है। दया चोपड़ा ने शर्मिंदगी से साहिल की चापलूसी की। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। साहिल ने गर्व से मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा बदल गया। चापलूसी बंद करो, ये बेकार है। गाओ सुबह कब शर्त चुकानी है? दया चोपड़ा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने मुंह फुलाया और धीरे से बुदबुदाए। कहते हैं कि एक औरत का चेहरा किताब से तेजी से बदलता है और तुम भी बुरे नहीं हो। आखिरकार तुम एक बच्चे हो। तुमने क्या कहा? साहिल ने भें उठाए। उसकी आंखें सिकुड़ गई। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मेरा मतलब था कि तुम फोन पर बहुत हैंडसम लग रहे थे। दया चोपड़ा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया और बोली, साहिल चलो इस पर चर्चा करें। क्या चर्चा? हाय देखो, तुम प्रिया का अच्छा भाई हो और मैं प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। इस तरह तुम्हें भी मेरा अच्छा भाई होना चाहिए। कहावत है, भिक्षु का चेहरा ना देखें तो बुद्ध का चेहरा देखें। तुम दीदी को एक बार माफ कर सकते हो। हम शर्त को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्या कमी है? बस बता दो और यान्यान दीदी तुम्हारे लिए खरीद लेगी। साहिल ने काव्य शर्मा के याचना भरे भाव को देखा और मुस्कुराया।
अगर तुम पहले ऐसा रवैया रखती तो अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। अब ये शर्त पूरी तरह से जरूरी है और इसे बदला नहीं जा सकता। दया चोपड़ा ने साहिल का हाथ पकड़ा और नखरे दिखाते हुए कहा, अच्छे साहिल, बस मुझे एक और मौका दो। तुमने कहा कि वह चीज़ देखने से क्या फ़ायदा, खाने पीने में ठीक नहीं, सही। कुछ ठोस पर ध्यान देना बेहतर है। भले ही यह खाने पीने में ठीक नहीं, लेकिन यह आंखों के लिए एक दावत है। साहिल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यान दीदी, मुझे नहीं लगता कि किसी पुरुष ने अभी तक तुम्हारा असली माल देखा है। अगर मैं तुम्हारा पहला पुरुष बन सका तो मुझे बहुत सम्मान होगा कि मैं एक प्रतिष्ठित प्रथम पंक्ति की स्टार का असली माल जांच सकूं। सोचने में ही मजा आता है। तुम। दया चोपड़ा लज्जा से लाल हो गई। उसने साहिल को गुस्से से घूरा। इस मामले में कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, साहिल ने दृढ़ता से कहा। तुम ठीक है। काव्य शर्मा खड़ी हो गई। मुनि और राधिका सिंह को देखा। पैर पटकते हुए नखरे दिखाए। प्रिया, अपने भाई को देखो, क्या तुम उसे संभाल सकती हो? राधिका सिंह दोनों को देख रही थी, जैसे कोई मेला देखने वाला। दया चोपड़ा की याचना देखकर उसने कड़वेपन से मुस्कुराया। यान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक नोटरी हूँ। एक नोटरी के रूप में मुझे निष्पक्ष रहना होगा और अभी तुमने खुद कहा था कि मुझे पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहूँ तो क्या ये भी पक्षपात नहीं होगा? मुझे कैसे पता था कि मैं हार जाऊंगी? दया चोपड़ा ने मुंह फुलाया। प्रिया, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। क्या तुम्हें दिल से लगता है कि मुझे दूसरों के सामने दिखाना चाहिए? हाँ, राधिका सिंह हंसी। कोई बात नहीं साहिल, कोई बाहरी नहीं है, बस एक नज़र देख ले। एक कहावत है, वैसे सही, मोटा पानी बाहरी खेतों में नहीं बहता। तुम्हारा मतलब है बस एक नज़र। दया चोपड़ा की आंखें चौड़ी हो गई। क्या यह एक बॉस की बात है? एक गर्लफ्रेंड को ऐसा कहना चाहिए। तो तुम चाहती क्या हो? राधिका सिंह ने कड़वेपन से कहा। एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और दूसरा मेरा भाई। मैं किसी की भी मदद करूं यह मेरी गलती होगी, इसलिए मैं केवल न्याय कर सकती हूं। साहिल खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, सुना, मेरी दूसरी दीदी बहुत निष्पक्ष है और तुम उन्हें रिश्वत नहीं दे सकती। तुम्हें सोचना चाहिए कि शर्त कैसे चुकानी है। यान दीदी, इतने बड़े कटोरे के साथ तुम मुकर तो नहीं जाओगी? हमने पहले कहा था कि जो मुकरे वह किंग बने। तुम किंग बनना चाहती हो? कौन किंग बनना चाहता है? दया चोपड़ा ने साहिल को घरा और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। क्या ये सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखने की बात है? मैं हार मान लेती हूँ। छोटे बच्चे, मेरे लिए याद रखना यह मजाक नहीं है। मैंने पहले ही पार्टी जीत ली है। साहिल ने कंधे उचकाए। जब तुम वाकई जीत जाओ तब बात करें। बताओ कब चुकाओगी, अभी या जब तुम तैयार हो? क्या जल्दी है? दया चोपड़ा ने लज्जा से लाल चेहरा लिए कहा, मैं हुई को और तैयार होकर मेरे कॉल का इंतजार करो। इंतजार करना ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। साहिल मुस्कुराया, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तुम्हें आज रात जवाब दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करता हूँ। इंतजार करो। दया चोपड़ा ने साहिल को एक नज़र दी। उसने राधिका सिंह से कहा, मैं जा रही हूँ। राधिका सिंह ने सिर हिलाया। खुलकर सोचो। ठीक है, दया चोपड़ा ने गुस्से से कहा, मैं समझ गई। तुम बहन भाई एक ही जोड़ी पैंट पहनते हो। एक हम के साथ दया चोपड़ा ने अपना हैंडबैग उठाया और ऑफिस से चली गई। दया चोपड़ा की पीठ को देखकर साहिल हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। राधिका सिंह ने असहाय रूप से अपने माथे को थपथपाया। अभी भी हंस रहे हो? इस बार तुमने यान को नाराज कर दिया। दूसरी दीदी, यह मेरी गलती नहीं है, उसने मेरे साथ शर्त लगाई थी। साहिल ने मासूमियत से हाथ फैलाए। यह इसलिए नहीं कि तुमने जाल बिछाया। अगर तुमने यान को पहले बता दिया होता कि स्टारलाइट प्रोडक्शंस तुम्हारा व्यवसाय है तो क्या वह तुम्हारे साथ शर्त लगाती? साहिल मुस्कुराया। इसलिए वह मूर्ख बनी क्योंकि वह मुझे हराना चाहती थी। यह एक चाल थी। हाँ, तुम वाकई सस्ते में अच्छे हो। राधिका सिंह हंसी और फिर उसकी खूबसूरत आंखें बदल गई। ठीक है, तुमने सस्ता कमा लिया। अब बात करते हैं स्टारलाइट प्रोडक्शंस कंपनी का क्या हुआ। साहिल, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम इतना छिपा कर रखते हो। साहिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, दूसरी दीदी, मुझे अचानक याद आया कि घर पर कुछ काम है तो मैं पहले जाता हूँ। तुम मेरे पास वापस आओ। साहिल राधिका सिंह के सवालों से बचने के लिए भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, राधिका सिंह ने उसे रोक लिया। नन्हा बदमाश, तुम अभी भी भागना चाहते हो, है ना? राधिका सिंह ने हाथ उठाकर साहिल का चेहरा पकड़ा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को बेच दिया और तुम अभी भी मेरे साथ चालाकी कर रहे हो। क्या ये दूसरी दीदी के दिल को चोट पहुंचाएगा? हाय दूसरी दीदी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। साहिल ने मुस्कुराते हुए राधिका सिंह का हाथ छुआ। दूसरी दीदी, पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है। राधिका सिंह ने हमम किया और साहिल को छोड़ दिया।
मेरे साथ चालाकी मत खेलो, जल्दी बताओ, स्टारलाइट प्रोडक्शंस कंपनी का क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस इसे खरीद लिया, साहिल ने आसानी से कहा। तुमने खरीद लिया? राधिका सिंह ने आंखें झपकाए। तुमने इसे इतना आसान बताया। क्या स्टारलाइट प्रोडक्शंस कंपनी को खरीदना इतना आसान है? मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने उनसे कई बार बात की, लेकिन हम इसे खरीद नहीं पाए और तुमने बस इसे खरीद लिया। और इतना संयोग कैसे कि तुम दूसरी कंपनियों को नहीं खरीदते लेकिन मेरे प्रतिद्वंदी को खरीदना चाहते हो? साहिल मुस्कुराया। शायद इसलिए कि मैं ज्यादा हैंडसम हूं, या शायद उन्हें मुझमें आत्मीयता लगी। ये कहना असंभव है, तुम अभी भी चालाकी कर रहे हो, है ना? राधिका सिंह ने असंतुष्ट भाव से मुंह फुलाया। ये देखकर साहिल के दिल में थोड़ी असहायता थी। राधिका सिंह को संजना रॉय की तरह मूर्ख बनाना आसान नहीं है। अगर वह आज कारण नहीं बता सका तो वह वाकई बच नहीं पाएगा और यह राधिका सिंह को नाक भी कर सकता है। हालांकि साहिल इस तरह की चीज को समझा नहीं सकता था। वह कैसे कह सकता था कि स्टारलाइट प्रोडक्शन उसे सिस्टम ने दिया था? राधिका सिंह विश्वास करे या ना करे, या एक तरफ शायद वह सोचेगी कि उसे मानसिक बीमारी है। हाय, मुझे पता था कि मैं काव्य शर्मा के साथ शर्त नहीं लगाता। इससे मुझे इतनी परेशानी हो रही है। आदित्य शर्मा ने अपनी मुस्कान बदली और गंभीर हो गया। राधिका सिंह चौंक गई। बिल्कुल, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो और मेरे सबसे करीबी परिवार के सदस्य। मैं तुम पर कैसे विश्वास ना करूं? जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो क्या तुम मुझसे सवाल करना बंद कर सकती हो? आदित्य शर्मा ने कठोरता से कहा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह हमारे लिए और हमारे बेहतर भविष्य के लिए है। तुम्हारा क्या मतलब है? राधिका सिंह थोड़ी उलझन में थी। इन दोनों का क्या संबंध है? बिल्कुल इसका संबंध है, आदित्य शर्मा मुस्कुराया। दूसरी दीदी, क्या तुम जानती हो, इस घर में प्रवेश करना मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण है। परिवार में इतनी शक्ति है और तुम और बाकी 3 बहनें इतनी शानदार हो। मैं तो बस औसत हूँ। सच कहूँ, जब हम एक साथ बाहर जाते हैं तो कोई नहीं सोचता कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। राधिका सिंह ने अपनी भें उठाए। उनकी खूबसूरत आंखों में ठंडी चमक थी। क्या किसी ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की? किसने कहा? साहिल, मुझे बता, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। मेरे भाई के बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता है? आदित्य शर्मा ने जल्दी से हाथ हिलाया। दूसरी दीदी, गलत मत समझो, किसी ने कुछ नहीं कहा। यह मेरी अपनी सोच थी। वास्तव में अगर किसी ने कुछ कहा भी हो तो तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम किसी का मुंह बंद कर सकती हो, लेकिन क्या तुम दुनिया के सारे मुंह बंद कर सकती हो? साहिल, मैं कहीं और की बात नहीं कर सकती। मुंबई में एक एक करके अगर कोई बात करने की हिम्मत करता है तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। राधिका सिंह ने दबंग अंदाज में कहा। अरे, आदित्य शर्मा ने कड़वी मुस्कान दी। दूसरी दीदी, तुम अभी भी मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलना बेहतर है। अगर मैं बेहतर बन जाऊं तो कोई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करेगा। तुम सही हो। दूसरी दीदी, गलत मत समझो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए मेरे मन में यह विचार आया, बल्कि इसके विपरीत, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बेहतर बनना चाहिए। केवल इस तरह मैं तुम्हारे लायक हो सकता हूं और तुम्हारा छोटा भाई बन सकता हूं। हाँ, शायद यह मेरे आत्मसम्मान की भी समस्या है। दूसरी दीदी, तुम मुझे दोष नहीं दोगी? ये सुनकर राधिका सिंह को आखिरकार आदित्य शर्मा का मतलब समझ में आया। वह हल्के से मुस्कुराए। साहिल प्रेरित है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? अरे, मेरी दूसरी दीदी ने पर्याप्त नहीं किया। मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे दबाव पर विचार नहीं किया। आज से मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दृष्टिकोण से सोचूंगी। साहिल, जो तुम करना चाहते हो वह करो, आत्मविश्वास के साथ करो। मैं, माँ, बड़ी दीदी खुशी और रिया तुम्हारा बिना शर्त समर्थन करेंगी। आदित्य शर्मा ने यह सुनकर और भी भावुक हो गया। वह राधिका सिंह के पास गया और उनकी बाहों में झपट पड़ा। दूसरी दीदी, धन्यवाद। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा की पीठ को धीरे से थपथपाया। मूर्ख भाई धन्यवाद क्यों कह रहा है? ये तो दूसरी दीदी का कर्तव्य है। हाँ, दूसरी दीदी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से बेहतर करूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दूसरी दीदी तुम पर विश्वास करती है। हाँ, आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह को थोड़ी देर तक गले लगाया और फिर धीरे से छोड़ा। वह मुस्कुराया और बोला, दूसरी दीदी, तुम्हारे पास अभी बहुत काम है, मैं पहले वापस जाता हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ हो तो घर आ जाना, राधिका सिंह ने नरमी से कहा। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, मुड़ा और ऑफिस से चला गया। ऑफिस से निकलने के बाद आदित्य शर्मा ने देखा कि राधिका सिंह पीछा नहीं कर रही थी। उसने जल्दी से अपनी टांगें खोली और तेजी से भाग गया। जल्दी भागो, अगर थोड़ा और देर हो गई तो दूसरी दीदी को बाद में याद आएगा।
ऑफिस में राधिका सिंह ने आह भरी, अरे हमारे घर में जो भी आएगा उसे दबाव महसूस होगा और साहिल के लिए यह वाकई मुश्किल है। हालांकि साहिल अब बहुत अच्छा है, वह स्टार लाइफ प्रोडक्शंस को हासिल कर सकता है। रुको, राधिका सिंह को अचानक याद आया, इस बदमाश ने मुझे आखिर में कारण नहीं बताया। क्या मैं उससे ठगी गई हूँ? बजा, तभी राधिका सिंह का फोन बजा। उसने फोन निकाला, कॉलर आईडी देखा और सीधे जवाब दिया, दीदी क्या बात है? कुछ नहीं प्रिया, तुम कंपनी में हो? हाँ। ओह, क्या साहिल तुमसे मिलने आया था? अरे इसकी बात मत करो। क्या हुआ? मैं इस बदमाश से ठग ली गई।